हेलो फ्रेंड्स, मैं विकास आनंद आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको पता है कि यूके ट्रिपल एस सी असिस्टेंट अकाउंटेंट की एग्जाम 7 सितंबर को होने वाली है और आज ये मैं वीडियो आपके साथ में डिस्कस कर रहा हूं जो कि है 7 अगस्त। यानी कि यहां से एग्जैक्टली आपके पास एक महीने का समय बचता है और इस एक महीने में मैं पहले भी बोल चुका हूं, सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज होती है वो है आपके लिए रिवीजन। तो रिवीजन के लिए जैसा कि आपको पता ही है कि हमने आप लोगों के लिए स्टार्ट किया है वन लाइनर रिवीजन सेशन। अब ये वन लाइनर रिवीजन सेशन है क्या, तो इसका ये डेमो वीडियोस आपके साथ में मैं आज डिस्कस कर रहा हूं जो कि हमने ऑलरेडी हमारे कोर्सेज में डिस्कस किया, उसी को मैं आपके लिए यूट्यूब पर आज पब्लिश करने वाला हूं। सो आप इसको देख सकते हैं। ये क्लास ऑलरेडी पहले हो चुकी है, मैं आपके लिए इसको एज अ लाइव प्ले कर रहा हूं आप लोगों के लिए ताकि आप इसको अच्छे से देखें और समझें। ये वन लाइनर की सबसे बड़ी खासियत ये होने वाली है कि इसमें जितनी भी चीजें होंगी वो मैं डायरेक्टली एग्जाम को ध्यान में रखते हुए, जो एग्जाम में आपके पास एमसीक्यूज आ सकते हैं, जो क्वेश्चन बन सकते हैं, उनके आधार पर हमने इसको डिजाइन किया है। थोड़ी सी वीडियो लंबी हो सकती है, 1.5-2 घंटे का हो सकता है, कोई बात नहीं है, बट अच्छे से देखना है। एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि ये वन लाइनर की जो पीडीएफ है वो भी आपको साथ में कोर्सेस में दी जाती है, यानी कि आपको लाइव ये क्लासेस मिलती है प्लस उसकी पीडीएफ आपको मिलती है। ठीक है ना, ये सब कुछ मिलता है। प्लस इसके अलावा आपकी टेस्ट भी इसमें होने वाली है, जो ये सब कुछ कवर होने वाला है वन लाइन रिवीजन सेशन के अंदर में हमें देखने को मिलेगा। कहां पर ये देखने को मिल रहा है हमारा, तो जो हमारी कंप्लीट यूके ट्रिपल एस सी असिस्टेंट अकाउंटेंट की फास्ट ट्रैक बैच है जो अभी चल रही है, उसके अंदर ये देखने को मिलने वाला है। तो डेफिनेटली जाकर ज्वाइन कर लेना है। कैसे ज्वाइन करना है, तो ये वेबसाइट का लिंक आपको मैं दे दूंगा, या तो ऐप का लिंक मैं आपको दे दूंगा, पिन कमेंट में मिल जाएगा, डायरेक्टली ऐप डाउनलोड कर लीजिए। और अभी जो आपको 499 दिख रहा है, इस पर भी अभी 10% का डिस्काउंट चल रहा है। सिंपली आपको यहाँ पर टाइप करना है AUG10। जी हाँ, जैसे ही आप टाइप करोगे AUG10 यानी कि अगस्त 10, जैसे ही आप टाइप करोगे आपकी जो फी है वो लिटरली घट करके सिर्फ और सिर्फ 1349 रुपए में आ जाएगी। और ये पूरी कंप्लीट सेशन, यानी कि आपको इसमें क्या क्या मिल जाएगा, इसमें आपको मिल जाएगा, देख सकते हो आप। पहली बात तो रिकॉर्ड करता था आपने जो 5 यूनिट की जो सिलेबस है वो कंप्लीटली मिल जाती है। एक्स्ट्रा प्रैक्टिस मॉक टेस्ट मिल जाएगा जो भी इसमें और एड ऑन किया जा रहा है। इसके अलावा डाउट सेशंस मिल जाएंगे। कॉमर्स के जो लाइव चल रहे थे वो तो मिलेंगे ही मिलेंगे। उसके अलावा ये स्पेशली जो मैंने आपको कहा था वन लाइनर का एक रिवीजन सेशन, ये ऑलरेडी चल रहा है। अभी आपके सामने मैं पहला क्लास डिस्कस कर रहा हूँ, बट हमारे कोर्सेज में ऑलरेडी ये तीसरी क्लासेस होने वाली है। तो ऑलरेडी सेशंस गोइंग ऑन है, जिन्होंने ज्वाइन नहीं किया है जाके ज्वाइन कर लो, क्योंकि ये आपके लिए ब्रह्मास्त्र से कम नहीं होने वाला। मैं खुल के बोल रहा हूँ, ये आपके लिए किसी ब्रह्मास्त्र से कम नहीं है। सो क्लासेस एंजॉय कीजिए और एंड ऑफ द क्लासेस आप हमें कमेंट करके बताइए कि क्लासेस आपको कैसा लगा। वन लाइनर रिवीजन सेशन जो स्पेशली आप लोगों के लिए डिजाइन किया गया है, जितने भी टॉपिक्स आज हम लोग कवर करने वाले हैं, स्पेशली फॉर दी अकाउंटिंग का ये पोर्शन होने वाला है। अगर अच्छे से देखो, ये वन लाइनर रिवीजन की एक खासियत है, मैं आप लोगों को अभी क्लियर कर दूं। ठीक है, आ जाओ, राधे राधे सभी को, राधे राधे। वन लाइनर रिवीजन की सबसे बड़ी खासियत ये है कि मैं ये मान के चलूंगा कि आप लोगों ने जितने भी टॉपिक्स में कवर करने वाला हूं, ये आप लोगों ने ऑलरेडी हमारी क्लासेस से कुछ बहुत पार्ट्स कवर किए होंगे। वैसे बच्चे जिन्होंने बहुत अच्छे से ऑलरेडी सब पार्ट्स पढ़ा है, तो आज की क्लास आपके लिए गजब की होने वाली है। वैसे बच्चे जिन्होंने थोड़ा सा पढ़ करके रखा है, उनके लिए थोड़ा सा समझने में डिफिकल्टीज होगा। और जिन्होंने पूरा एकदम पढ़ के ही नहीं रखा है, उनको शायद ये बहुत ज्यादा चीजें ऊपर से बाउंस हो जाए, या तो फिर उनको बहुत ज्यादा चीजें क्लियरिटी ना आए। ठीक है, बट कोशिश मेरी यही रहेगी कि मैं जितनी भी चीजें हो सकता है हर एक चीज को प्रॉपरली कवर करके रखूं। तो आप में से कोई है जो एकदम पढ़ ही नहीं है, कुछ भी नहीं पढ़ा है? चलो जल्दी जल्दी आ जाओ। और आज की इस सेशन में हम लोग क्या क्या कवर करने वाले हैं वो देखिए। आज की इस टॉपिक्स में ये टॉपिक्स कवर होंगे, तो इनमें से आपने क्या क्या पढ़ लिया है कमेंट बता दो। बेसिक अकाउंटिंग क्या है वो पढ़ेंगे, जनरल एंट्री और लेजर क्या होता है वो देखेंगे, अकाउंटिंग के कॉन्सेप्ट्स, उनके कन्वेंशन को समझने की कोशिश करेंगे, जो एक्सपेंडिचर और एक्सपेंडिचर के टाइप हैं जिसमें कैपिटल रेवेन्यू, डेफर्ड रेवेन्यू होता है, इसको कवर करेंगे। बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट यानी कि बीआरएस कवर करेंगे, सब्सिडरी बुक्स कवर करेंगे, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर, ट्रायल बैलेंस, डेप्रिसिएशन, प्रोविजन एंड रिजर्व एंड बिल्स ऑफ एक्सचेंज। अब इतनी सारी टॉपिक्स कवर होने वाली है, तो ऑफ कोर्स चीजें समझनी है। ये वन लाइनर रिवीजन सेशन इंपॉर्टेंट है, टू द पॉइंट। मैं क्लियरली बता दूं आपको, यहाँ पर जितनी भी चीजें मैं वो कवर करूंगा जिससे एग्जाम में डायरेक्टली एमसीक्यूज बनने की संभावना है।
या फिर आप बोल सकते हो कि सारे एमसीक्यूज को हमने वन लाइनर में बहुत अच्छे से कन्वर्ट किया है ताकि टॉपिक्स भी क्लियर हो, कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो और एमसीक्यूज भी क्लियर हो। ठीक है, चलिए सभी लोग रेडी हैं? यस सर रेडी हैं तो एक बार फटाफट कमेंट कर दो यस सर वी आर रेडी। देन फिर स्टार्ट करेंगे सेशन, तब मजा आएगा और भी ज्यादा, है ना? चलो ये ना हुई कोई बात, सभी के सब रेडी हैं बॉस, क्या बात। चलिए तो शुरू करते हैं सेशंस को, आराम से क्लियर समझना है। सबसे पहली चीज जो हम लोग अकाउंटिंग स्टार्ट कर रहे हैं तो अकाउंटिंग होता क्या है ये समझ लेते हैं। तो देखो अकाउंटिंग का सिंपल सा क्या मतलब है, हमारे व्यवसाय में जितने भी ट्रांजैक्शंस होते हैं, ट्रांजैक्शंस कहने का मतलब चाहे आप खरीद रहे हैं, बेच रहे हैं, भुगतान कर रहे हैं या प्राप्त कर रहे हैं, तो हमारे व्यवसाय में होने वाले सभी ट्रांजैक्शंस को जब आप अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में, अपने किसी बुक्स में लिखते हैं, उसे हम लोग अकाउंट बोलते हैं। आप कहीं पर लिखते हैं, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो मेंशन करते हैं, तो जो भी चीजें आप मेंशन करते हैं उस मेंशन करने की प्रवृत्ति को अकाउंट्स बोलते हैं हम लोग। तो अकाउंटिंग इज द प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग। अकाउंटिंग क्या है? एक प्रोसेस है रिकॉर्डिंग का। किस चीज का? फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस। ट्रांजेक्शंस आपके दोनों हो सकते हैं, चाहे वो कैश वाले ट्रांजेक्शंस हो या क्रेडिट वाले ट्रांजेक्शंस हो, दोनों ट्रांजेक्शंस को ये रिकॉर्ड करेगा। लेकिन दोनों ट्रांजेक्शन में एक कॉमन सी चीज होनी चाहिए, वो है मनी मेजरमेंट, दोनों को हम पैसे में कन्वर्ट कर सकें। ठीक है ना? द अकाउंटिंग प्रोसेस इंक्लूड, अब अकाउंटिंग में आता क्या क्या है वो समझिए। समराइज करना। अब ये समराइज किस चीज को करता है? समराइज करने का मतलब ये हो गया सभी को एक तरह से एक फॉर्म में लिखना। हमने वो लेजर पढ़ा है, लेजर में क्या होता है कि हम सभी के अपने अपने अकाउंट्स बनाते हैं, जैसे कि बैंक अकाउंट अलग हो गया, सैलरी अकाउंट अलग हो गया, कैपिटल अकाउंट अलग हो गया, परचेस अकाउंट हो गया। तो एक तरह से बोलो कि हमने सबकी समरी बनाई। समराइज करना, देन उनको एनालाइज करना। एनालाइज का मतलब ये हो गया कि कुछ ना कुछ हमें रिजल्ट चाहिए होता है, कुछ ना कुछ हमें रिजल्ट चाहिए होता है। एंड रिपोर्टिंग तैयार करना। रिपोर्टिंग का मतलब अगेन, जब रिजल्ट आपने निकाला तो कुछ ना कुछ निष्कर्ष निकालोगे, कुछ डिसीजन करोगे, तो उससे रिपोर्टिंग के दम पर काम करना। दिस ट्रांजेक्शन, जो ट्रांजेक्शन होंगे, चाहे वो एजेंसी का हो, रेगुलेटर का हो या टैक्स एंटिटीज हो, डिपेंड करता है ये टैक्स कलेक्शन यानी जिस भी पर्पस के लिए डिजाइन करो, दिस इज कॉल्ड अकाउंटिंग। तो ये है बेसिक अकाउंटिंग। फिर हम लोग आते हैं हमारे जनरल इंटरेस्ट पे। तो जनरल इंटरेस्ट के लिए मैंने आपको एक सिंपल सा नियम बताया। जनरल इंटरेस्ट के लिए मैं एक ही नियम आपको बार बार बोलता हूं, फिर से ध्यान से सुनिए। ये हमारा है बिजनेस, इस बिजनेस में जो भी चीज आएगी वो हो जाएगा डेबिट, और इस बिजनेस से जो भी चीज जाएगी वो हो जाएगा क्रेडिट। इसके अलावा दूसरा कोई नियम ही नहीं है हमारे पास, कोई दूसरा तीसरा नियम नहीं लगाना है, बस एक ही नियम है। आप कोई भी चीज करें, फॉर एग्जाम्पल के लिए मैं यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल्स ले लेता हूँ, ध्यान से समझते हैं कि हम लोगों ने, पहले राम से स्टार्ट नहीं करता हूँ, पहले कैश से स्टार्ट करता हूँ ताकि इजी हो जाए। कैश, कैश गुड्स परचेस, ठीक है। फिर राम गुड परचेस, ठीक है। मैं बाई कर रहा हूँ, मैं आधा, मैं एक लाइन लिख रहा हूँ, समझ जाना आपको। पहले वाले में क्या किया है हमने कि गुड्स खरीदा है, तो हमारे पास क्या आ रहा है? हमारे पास आ रहा है गुड्स, यानी कि ये डेबिट हो जाएगा। जा क्या रहा है? पैसा। तो पहले वाले में तो क्लियर है। दूसरे वाले में भी अगेन हमारे पास गुड्स आ रहा है, लेकिन जा कुछ नहीं रहा है क्योंकि राम लिखा हुआ है, तो जिसकी वजह से होगा वो वजह लिखना है। ठीक है, तो ये जनरल एंट्री के नियम है, याद रख लीजिए। अगर कुछ आया और गया है देन वेल एंड गुड, अगर नहीं आ रहा है, जा रहा है, कोई एक चीज मिसिंग है, तो वो वजह लिख लीजिए। मतलब ऊपर वाला कैश का ट्रांजेक्शन है, नीचे वाला उधारी का ट्रांजेक्शन है, तो दोनों में ये चीजें संभव होगी। ठीक है, जैसे कि मैंने कहा जनरल एंट्रीज, जनरल एंट्री में क्या क्या चीजें हैं वो समझते हैं। अच्छा, मैं यहाँ पर हर एक वर्ड्स को समझाऊंगा आपको, तो उन वर्ड को कैचअप करना है आपको, ठीक है ना। जनरल एंट्री तब इज द बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री। अच्छा, ओरिजिनल एंट्री क्यों बोलते हैं इसे? सबसे पहली चीज, क्योंकि ये फर्स्ट एंट्री है, क्योंकि ये पहली एंट्री है, सबसे पहले इसी में एंट्री किया जाता है। सबसे पहले जब भी कोई ट्रांजेक्शन होते हैं देन सबसे पहले इसमें होता है, दैट्स व्हाई कॉल्ड ओरिजिनल एंट्री। बट द ऑल ट्रांजेक्शंस रिकॉर्ड क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। अब ये क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर का मतलब क्या होता है? तो जनरल एंट्री जो होता है ना वो टाइम के आधार पर होता है। जनरल एंट्री जो होता है वो टाइम के आधार पर होता है। मतलब ये कि फॉर एग्जांपल के लिए आज सुबह से मान के चलो मैंने 10 सामान बेचे हैं, ठीक है। मान लो मैं पेन का बिजनेस करता हूँ और सुबह से मैंने 10 पेन बेचे हैं। तो पहला पेन मैंने बेचा 500 रुपए का,
दूसरा पेन मैंने बेचा 5,000 का, तीसरा पेन बेचा 100 रुपए का, इस तरह से पेन बेचा। तो पहला क्या बेचा था, पहला मैंने बेचा 500 रुपए का, फिर दूसरा बेचा मैंने 5,000 का, तीसरा बेचा 100 रुपए का। अब ध्यान से समझना है, टाइम एंट्री का मतलब ये हो गया कि पहले आपको इसकी जर्नल एंट्री पास ऑन करनी है, दूसरे बार में आपको इसकी जर्नल एंट्री पास करनी है, और तीसरे में आपको इसकी जर्नल एंट्री पास करनी है। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर का मतलब ये होता है जो पहले आ रहा है पहले उसकी एंट्री होनी चाहिए। सिंपल सी भाषा में समझिए, जो पहले आया पहले उसकी एंट्री होनी चाहिए। दिस इज कॉल्ड क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, ठीक है ना। ईच एंट्री शोज द अकाउंट डेबिट और क्रेडिट। ये हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ा है कि जब हम डबल एंट्री सिस्टम पढ़ते हैं, इसमें हमारे पास एक कॉन्सेप्ट है कि जितने भी आप ट्रांजेक्शन करोगे और उस ट्रांजेक्शन के बिहाफ पर डेबिट और क्रेडिट में शोज होगा, और दोनों कहीं ना कहीं एक दूसरे को बराबर ही रखने वाले हैं। जनरल एंट्री कहीं ना कहीं आइडेंटिफाई करती है नेचर्स ऑफ द अकाउंट्स, अमाउंट्स ऑफ द अकाउंट, या फिर अकाउंट ऑफ द ट्रांजेक्शंस, जो भी चीजें बोलो, सबको फाइंड आउट करने में हेल्प करती है, राइट। आफ्टर दैट आता है हमारा लेजर। अब लेजर क्या है, तो भाई हमने क्या किया था अभी कुछ देर पहले, जनरल एंट्री पास की। ये जनरल एंट्री को हम आफ्टर दैट लेजर में लेके जाते हैं। ये लेजर एक तरह से बोल सकते हो फाइनल अकाउंट है, ये फाइनल अकाउंट है। फाइनल अकाउंट क्यों, क्योंकि इसके बाद आप कोई एंट्री नहीं करते, इसके बाद जितनी भी चीजें होती हैं सब समराइज होती है। ध्यान समझिएगा यहाँ पर बात, यहाँ पर इसके बाद हम क्या क्या बनाते हैं, इसके बाद हम प्रॉफिट एंड लॉस बनाते हैं, इसके बाद हम ट्रेडिंग पीएनएल बनाते हैं, इसके बाद बहुत सारी चीजें बनाते हैं। बट वो एंट्री नहीं कहलाती है, वो एनालिसिस कहलाता है, वो समराइज करना कहलाता है, वो क्लासिफिकेशन तो यही पर हो गया, वो समराइज एंड एनालिसिस कहलाता है। ध्यान समझिएगा। तो आपके पास अगर मैं पूछूं रियलिटी में कितने एंट्रीज करते हैं, तो आप सिर्फ 2 ही एंट्री करते हैं। फर्स्ट वन इज जनरल एंट्री एंड सेकंड वन इज लेजर। इसके अलावा आप कुछ नहीं करते हैं। इसके अलावा बाकी आप एनालिसिस करते हैं। एनालिसिस के लिए 1000 तरीके होते हैं, सबका अपना अपना स्टाइल होता है, अपने अपने तरीके होते हैं, ठीक है। तो बाकी सब चीजें क्या है, एनालिसिस। तो लेजर इज द बुक ऑफ फाइनल एंट्री। ये क्या है, ये फाइनल एंट्री का एक पार्ट है जो कि ऑल जनरल एंट्रीज को अपने अंदर में ले लेता है। जितने भी जनरल एंट्री होंगे वो सारे सारे इसके अंदर में आ जाते हैं। अब जनरल एंट्री सही बना है या गलत बना है, इसको चेकआउट करने के लिए हम अगेन ट्रायल बैलेंस का इस्तेमाल कर लेते हैं, जो कहीं ना कहीं हमें हमारी फाइनल अकाउंट, यानी कि ये जो फाइनल अकाउंट था, इसके ऑथेंटिकेशन को प्रूफ कर देता है, ठीक है। क्लासेस थोड़ी स्पीड होगी तो आराम से सुनना है, अभी किसी को लिखना नहीं है, मैं पहले बता दे रहा हूँ। अभी पेन पेपर अगर पास में पकड़े हो तो छोड़ दो, साइड में रख दो, कान में एयरफोन लगा लो अगर है तो, अगर नॉर्मल खाली बैठे हो तो बिंदास होकर तुम आराम से सुनो। राम कहानी चल रही है, बिंदास होकर सुनो। जितना सुनोगे उतना समझोगे, बाद में फिर से लिख लेना, ठीक है ना। और वन लाइनर रिवीजन से क्लासेस में बीच में आपको गैपिंग दिया गया। गैपिंग इसलिए ताकि आप यहाँ से टॉपिक्स को पढ़ ले, बाकी जो फुल क्लासेस है कुछ नहीं समझ में आए तो वहां से उठा ले उसको, बट आप यहाँ पढ़ लोगे अच्छे से, हर चीज क्लियर हो जाएगी, ठीक है ना। चलो फिर क्या है कि ट्रायल बैलेंस क्यों बनाया हमने, तो ट्रायल बैलेंस बनाया बिकॉज ऑफ हमने जो हमारी लेजर थी, जो हमने लेजर बनाया था, इसकी एक्यूरेसी को जांचने के लिए, कि द हेल्प ऑफ प्रिपेयरिंग द ट्रायल बैलेंस एंड द फाइनल अकाउंट। ट्रायल बैलेंस को क्रिएट किया क्योंकि हमने अपने लेजर्स की एक्यूरेसी को जांचा, क्योंकि बिना एक्यूरेसी को जांचे आप आगे का एनालिसिस नहीं कर पाएंगे ना। जब तक चीजें सही ना हो तब तक एनालिसिस कैसे होगा। इसीलिए सबसे पहले हमने ट्रायल बैलेंस बनाया इसकी जांच के लिए कि क्या ये सही है या गलत है। जब ये सोच हो गया तब फिर हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। तो लेजर अकाउंट सोर्स करता है हर एक इंडिविजुअल अकाउंट के बैलेंस को, जितने भी हमारे इंडिविजुअल अकाउंट होंगे सभी के बैलेंस को शो करता है। दैट इज कॉल्ड प्रिंसिपल बुक। इसीलिए इसको प्रिंसिपल बुक या फाइनल अकाउंट बहुत सारे नामों से इसको जानते हैं, जो कि बड़े काम का है हमारा, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक, चलो बहुत बढ़िया। तो बेसिक जनरल और लेजर हमारा खत्म होता है। अब जब हम अकाउंटिंग की बात कर रहे हैं तो अकाउंटिंग में ना कुछ वर्ड्स है जो हमें बार बार रिपीट होते हैं हमारे एग्जाम्स में। उन वर्ड्स को हमें समझना जरूरी है, क्योंकि चाहे आप लेजर करो, जनरल करो या अकाउंटिंग बोलो, अकाउंटिंग जनरल लेजर सब एक ही साथ में है, मिला जुला स्वरूप है। तो उनमें बहुत सारी चीजें ना हमें देखने को मिलती है, जिसे हम एक वर्ड बोलते हैं क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स। ये हमारे अकाउंटिंग में होना चाहिए। अब ये आती है कि सर क्यों होना चाहिए। सबसे पहली चीज, आखिर इतनी सारी चीजें क्यों हमारे अकाउंट्स में होना चाहिए, हम आखिर अकाउंटिंग करते ही क्यों हैं। सबसे पहली चीज, हम अकाउंटिंग करते ही क्यों हैं। देखो, अकाउंटिंग इसलिए करते हैं बिकॉज ऑफ अकाउंटिंग के माध्यम से एक चीज हमारे पास आता है, वो है फाइनेंस।
तो इस पैसे का हिसाब किताब रखने के लिए कि पहले हम कहाँ थे, आज कहाँ है, फ्यूचर में कहाँ हो सकते हैं, ठीक है, इसके हिसाब किताब और इसकी जानकारी के लिए अकाउंटिंग का इस्तेमाल होता है। इसके मतलब इस पैसे के। अब जब पैसे की बात आती है तो वहां पर करप्शन भी आ सकता है। तो इस करप्शन को दूर करने के लिए या फिर अगर हमें उस इंफॉर्मेशन, ये अकाउंटिंग क्या है, एक इंफॉर्मेशन है, ठीक है। और मैंने क्या कहा, इंफॉर्मेशन तीन तरह का हो गया हमारे पास, एक तो पास्ट में जो हुआ, एक प्रेजेंट में हुआ और एक फ्यूचर में जो होगा सो। तो पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर तीनों को दिखा रहा है। तो पास्ट को अगर सही से करोगे तो प्रेजेंट हमें पता चल जाएगा, प्रेजेंट में आपकी एनालिसिस, और फ्यूचर में उसके बिहाफ पे हम डिसीजन लेंगे। तो इस इंफॉर्मेशन से डिसीजन लेने की ये सारी चीजें होनी चाहिए। क्या क्या चीजें हैं वो समझते हैं। सबसे पहला है रिलेवेंस। रिलेवेंस का मतलब क्या है, इन्फ्लुएंस अ यूजर इकोनॉमिक डिसीजन। मतलब ये जो भी चीजें लिखी हुई हो वो आपके काम की होनी चाहिए, क्योंकि जब एक काम की है ही नहीं। अब जैसे कि इस सेशन में मैं वो सारी चीजें ले लूं जो एग्जाम में आता भी नहीं हो, क्या मजा आएगा पढ़ने में, मजा आएगा क्या, नहीं आएगा। तो मैं वो चीजें लूं जो आपके एग्जाम में काम की है, उससे आपको पढ़ने में भी मजा आएगा, समझने में भी मजा आएगा और अल्टीमेटली रिजल्ट भी मिलेगा। तो रिलेवेंस का मतलब सबसे पहले क्या हो गया कि वो चीजें जो हमारे काम की हो। अब काम की होगी तो हम उसे समझेंगे और उसके आधार पर कुछ डिसीजन लेंगे कि हाँ मेरे भाई, इसके आधार पर आप इन्वेस्ट करो, ना करो, सोचो, जो भी करना है वट एवर, ठीक है। तो ये इन्फ्लुएंस करता है हमारी डिसीजन को, वो भी इकोनॉमिक डिसीजन, फाइनेंशियल डिसीजन, इसलिए मैंने इकोनॉमिक डिसीजन का इस्तेमाल किया है, ठीक है। रियलेबिलिटी, रियलेबिलिटी मतलब हुआ कि किसी भी तरह के बायस या किसी भी तरह के एरर, यानी कि हमें विश्वसनीयता मिलनी चाहिए कि भाई आपने जो बनाया है ना वो सही सही बनाया है, हम ये मान के चलेंगे कि भाई आप सही सही बना रहे हो। अब गलत बनाओगे तो भाई कैसे पता चलेगा, तो फिर दिक्कत हो जाएगा। अगर आपने प्रॉफिट एंड लॉस बनाया और उसमें लिख दिया कि हाँ आपको प्रॉफिट हुई थी, आपको प्रॉफिट हुआ है 5 करोड़ का, 5 CR का प्रॉफिट है आपको, ये आपने लिख दिया, बट रियलिटी में अगर कुछ और हुआ तो तब तो भाई दिक्कत हो जाएगा। तो हम ये मान के चलेंगे अगर आपने जो बताया है वो हमारा रियलेबल, यानी सॉरी रियलिटी, रियलेबिलिटी मतलब विश्वसनीय है कि हाँ आपने सही बताया है। कंपेरेबिलिटी होना चाहिए। कंपेरेबिलिटी मतलब दो तरह की सेम कंपनी है, एक ए है और एक बी है, दोनों सिमिलर कंपनी है, सिमिलर टाइप की, सिमिलर नेचर की है। फॉर एग्जांपल के लिए दोनों कॉस्मेटिक्स कंपनी है, तो दोनों का इन्वेस्टमेंट, दोनों की रिटर्न ऑफ अर्निंग, हमें उससे पता चलेगा कि हाँ भाई कौन कंपनी अच्छी है, कौन कंपनी बुरी है। मैं बोलूँ कि हाँ कंपनी ए ने कमाया है 5 करोड़ रुपए, कंपनी बी ने कमाया है 10 करोड़ रुपए, तो कौन अच्छा है। तो ये तो दिक्कत हो जाएगा ना, देख के तो लग रहा है कि बी अच्छा है, लेकिन मैं बोलूँ कि भाई जो बी है ना उसने 100 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है और ए जो है ना उसमें सिर्फ 5 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया, अब बताओ कौन अच्छा है, तो आप बोलोगे सर ए अच्छा है। तो इन्फॉर्मेशन सही होना चाहिए और उसके आधार पर हम कंपेयर कर सके। तो कंपेरेबिलिटी इनेबल द क्रॉस पीरियड, ठीक है ना, और अ कंपनीज कंपैरिजन नॉट ओनली फॉर द दो कंपनीज, बल्कि एक ही कंपनी के हम फर्दर ईयर को भी कंपेयर करना चाहें तो वो भी यहाँ पर संभव होना चाहिए। अंडरस्टैंडेबिलिटी, भाई ऐसा होना चाहिए जो हमें समझ में भी आए, ठीक है ना। बहुत सारी चीजें लिख तो दी गई है लेकिन समझ में ही नहीं आ रहा है। अब ध्यान से अगर आप देखोगे, मैंने आपके लिए जो चीजें लिखी है एक एक लाइन में लिखी है ना, अगर आप कोई भी बुक्स को उठाओगे तो इतना अच्छा भी लिखा हुआ नहीं मिलेगा, क्लियर एंड इजी टू इंटरेबल, यानी कि हमें जो समझ में आ सके। अब ध्यान से देखो, दो दो तीन तीन वर्ड में, लाइन की बात नहीं कर रहा हूँ, दो दो तीन तीन वर्ड में मैंने हर एक चीज को डिस्क्राइब किया। दैट्स व्हाई कॉल्ड वन लाइनर रिवीजन, ठीक है ना। तो हर एक चीज को एकदम छोटे से और हिट करके बस बनाया गया है, ठीक है। तो ये प्रॉपरली हिटिंग है। अगर ये पूरी की पूरी, अगर जो हमारी मेन सीरीज है अगर उसको जाके फॉलो करोगे तो लगभग आज के सेशन में कितने सेशन थे, लगभग मुझे लगता है कि 12-13 घंटे का क्लासेस में से ज्यादा का क्लासेस में कवर कर रहा हूँ आज, मेरे ख्याल से और ज्यादा, ठीक है ना। 12-15 घंटे क्लासेस को आज हम लोग कवर कर रहे हैं, 1 से 1.5 घंटे में खत्म करेंगे। तो ऑफकोर्स कुछ तो बात होनी चाहिए, है ना। फिर क्या है, टाइमलीनेस, भाई हर वो चीज जो मुझे समय के आधार पर मिलनी चाहिए। अब जैसे कि यही क्लास आपके एग्जाम के बाद हो, क्या ही मजा, एग्जाम से पहले हो, एग्जाम्स के एंड में, तो शुरुआत में भी दे दूंगा तो फायदा मिलेगा क्या, नहीं मिलेगा। ये क्लास एट द टाइम ऑफ एग्जामिनेशन ही काम आता है। अगर मैं ये आपको दे दूं कि हाँ चलो भाई अभी 6 महीना बचे हुए ना, अभी फॉर्म भरना स्टार्ट हुआ, मैं आपको दे दूं क्लास, कभी भी लिटरली फायदा नहीं करेगा। हाँ, एग्जाम से 15 दिन बचे हुए हैं, 1 महीना बचे हुए हैं, तब ये बहुत काम की चीजें हैं, ठीक है। तो उसी तरह से अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन आपको तब मिले जब आप उसको लेकर के डिसीजन ले सको, अदरवाइज क्या ही फायदा।
ठीक ना। फिर क्या है वेरिफिबिलिटी, यानी कि हम ये चीज जितने भी बुक्स ऑफ अकाउंट में आपने लिखा है वो किसी न किसी एविडेंस के आधार पर होना चाहिए। ये नहीं कि भाई मेरा मन किया मैं लिख दूं कि हाँ मैंने 50 करोड़ कमाया, कोई प्रूफ नहीं है, बस मन किया लिख दिया, तो वैसे तो काम नहीं चलेगा। तो वेरिफिबिलिटी होनी चाहिए कि कंफर्मेबल बाय द इंडिपेंडेंट एविडेंस, ठीक है ना, सत्यापन होना चाहिए, और वो भी सत्यापन के लिए पुष्टि योग्य कुछ ना कुछ हमारे पास होना चाहिए। फेथफुल रिप्रेजेंटेशन, ट्रू एंड कंप्लीट इंफॉर्मेशन, हम ये मान के भी चलेंगे कि आपने जो भी चीजें दी है वो भैया सही सही बताई है, हम भरोसा कर सकते हैं उस पर, ठीक ना, विश्वासपूर्ण, और जो भी आपका प्रस्तुतिकरण है वो कहीं ना कहीं सही है और पूरी जानकारी आपने दी है। कंसिस्टेंसी, कंसिस्टेंसी मतलब आप कोई नियम कानून में ना, जो पिछले साल था वही इस साल भी है, और पिछले 5 साल से वही नियम कानून सब चीजों को बना रहे हैं, उसे कंपेयर करना आसान हो जाता है। तो वो चीजें हमें जरूर मिलनी चाहिए इसके आधार पर। फिर क्या है न्यूट्रलिटी, यानी कि कहीं ना कहीं फ्री फ्रॉम द पर्सनल बायस, आप अपनी अपनी ठीक ना अपनी पर्सनल बेनिफिट्स के लिए जो बंदा बना रहा है इसको, वो पर्सनल बेनिफिट से बाहर रखा हो इसको, अगर वो भी साथ में रहेगा तब दिक्कत आ जाएगी बात, ठीक है ना। फिर हमारा मेंटेलिटी, यानी कि कहीं ना कहीं जितनी भी चीजें आपने लिखी है वो हमारे महत्वपूर्ण वाली यानी कि सिग्निफिकेंट होनी चाहिए, काम की होनी चाहिए। दिस इज कॉल्ड क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग। अगर ये सारी चीजें हमें अकाउंटिंग में मिलती है तो भैया बहुत अच्छी बात है। अच्छा, ये एमसीक्यूज में मैं क्या बार पूछ चुका हूँ और एग्जाम में भी कितने बार आपको आ चुके हैं, ये सब आपसे पूछे ये जाते हैं और बगल में उसके आंसर्स होते हैं, इसके जितने लंबे चौड़े चाहो बना लो, बात एक ही है, मतलब निकलना है, ठीक है। यहाँ पे क्लियर है बात सबको। चलिए अब आते हैं कॉन्सेप्ट्स और कन्वेंशंस में। अब ये कॉन्सेप्ट्स और कन्वेंशंस है क्या, सबसे पहले हमें ये समझने की नीड है व्हाट इज अ कॉन्सेप्ट एंड कन्वेंशंस, राइट। चलिए सबसे पहले कॉन्सेप्ट और कन्वेंशन होता क्या है वो समझते हैं। देखो किसी भी चीज को बनाने के लिए कुछ ना कुछ रूल एंड रेगुलेशंस होना कंपलसरी है। रूल एंड रेगुलेशंस ना हो तो हम उसको बना नहीं सकते हैं, चला नहीं सकते। जैसे कि अगर हमें रोड में चलना ही हो तो उसके लिए भी नियम है कि भैया आपको बाएं साइड में चलना, राइट, है ना नियम कि अगर आपको रोड में चलना भी है तो कहाँ चलना है, रोड के लेफ्ट साइड में। राइट साइड में चलते हैं क्या, नहीं, एक्सीडेंट हो जाएगी, ठीक है ना। रेड लाइट होगा तो रुक जाना है, ग्रीन लाइट होगा तो चलना है, येलो होगा तो चलने की तैयारी करना है। तो ये सब क्या है, रूल एंड रेगुलेशंस है। तो सेम चीज है जब हम अकाउंटिंग बनाते हैं, जब अपने व्यवसाय में हम चीजों को लिखते हैं तो कुछ नियम कानून बने हुए हैं। तो कौन कौन से वो नियम है और क्या क्या वो कहना चाहते हैं उसी को हम लोग समझते हैं, और उसी को बोला जाता है अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट एंड कन्वेंशन। चलो एक करके समझते हैं, आराम से समझना है। सबसे पहला है बिजनेस इंटिटी कॉन्सेप्ट। ये क्या कहता है कि जो व्यवसाय के मालिक हैं और जो व्यवसाय है दोनों की अपनी अपनी पहचान है, दोनों एक नहीं है, ठीक है। तो दोनों को ये दिखलाता है, इसकी वजह से ही हमारे बिजनेस में लायबिलिटी के साइड में हम कैपिटल को दर्शाते हैं। क्या दर्शाते हैं, कैपिटल को दर्शाते हैं कि लायबिलिटी जो है वो कैपिटल है। इसका इस्तेमाल इन जनरली जो कंपनीज है उनमें इस्तेमाल किया जाता है, और इसके आधार पर बिजनेस के जितने भी ट्रांजेक्शन होते हैं, व्यवसाय के ट्रांजेक्शन अलग और मालिक के ट्रांजेक्शन अलग, दोनों को अलग अलग दर्शाया जाता है। ये है बिजनेस इंटिटी कॉन्सेप्ट, ठीक है। दूसरा है मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट। ये बोलता है कि आपके व्यवसाय में जितने भी ट्रांजेक्शन हैं, चाहे वो काम के हो या ना हो, अगर आप उनको पैसे में कन्वर्ट कर सकते हो तो आप उनको अपने बुक्स में लिखो, अदरवाइज नहीं लिखो। सबसे अच्छा एग्जांपल इसका ले लो, काउंसलिंग करना। अगर आपने कहीं पर काउंसलिंग ली, फ्री में काउंसलिंग ली, और उससे आपके लाइफ में कुछ इम्पैक्ट पड़ा, ठीक है ना, ह्यूज चेंजेस आया, लेकिन फ्री में था, तो आप अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में कुछ नहीं लिख सकते हैं। लेकिन वहीं उस काउंसलिंग के लिए अगर आपने कुछ पेमेंट दिया है
ठीक है, तो आपको फिर वो बुक्स ऑफ अकाउंट में लिखना हो। जैसे कि अब इसका दूसरा एग्जांपल ले लो, अगर मान लो जैसे कि हमारी क्लासेस यूट्यूब पर भी होती है और ऐप पर भी होती है, ठीक है। जैसे कि ये क्लास आप ऐप पर देख रहे हो, तो क्लास देखने के लिए आपने कॉस्ट पेमेंट किया है, पेड किया है, तब आप ये क्लासेस चेकआउट कर पा रहे हो। तो जब पेड क्लासेस आप देख रहे हो तो कहीं ना कहीं ये मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट हो गया। बट आप कुछ क्लासेस को यूट्यूब पे देख रहे हो जिसके लिए आपको कोई पेमेंट नहीं करना पड़ता। तो जब आप पेमेंट नहीं कर रहे हो और देख रहे हो तो ऑफकोर्स आप उसको मनी मेजरमेंट में कन्वर्ट नहीं कर सकते हो और आप उसको अपने बुक्स में लिख भी नहीं सकते हो, ठीक है। तो मनी मेजरमेंट क्या बोलता है, ओनली ट्रांजेक्शन मेजरेबल इन अ मॉनेटरी टर्म्स आर रिकॉर्डेड। जो पैसे में है उसको लिखो, बाकी सब गया तेल ले, ठीक है। गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट ये क्या बोलता है कि जो आपका बिजनेस है वो इन्फिनिटी लाइफ तक चलते रहेगा। कब तक चलेगा सर, इन्फिनिटी लाइफ तक चलते रहेगा। फिलहाल ये क्लोज नहीं होने वाला है। इसकी वजह से ही दो चीजें बनती हैं। हमारा जो एसेट है ना, इसकी वजह से ही हमारे एसेट्स को हमने दो कैटेगरीज में बांटा। फर्स्ट वन इज करंट एसेट एंड सेकेंड वन इज फिक्स एसेट। ये तो भैया 1 साल वाला है, और फिक्स एसेट्स की लाइफ कुछ भी नहीं होती है, इन्फिनिटी। मतलब कब तक चलेगा ये फिक्स नहीं है। आप 5 साल, 10 साल, 20 साल, 15 साल, डिपेंड अपॉन, यानी कि सिंपल सी बात, हम इन्फिनिटी नहीं बोल सकते हैं, मतलब एक तरह से बोल सकते हैं ना कि 1 ईयर प्लस, ठीक है। तो इसकी वजह से हमने दो चीजें अकाउंट्स क्रिएट कर ली, ठीक है ना। इसने क्या किया, करंट एसेट और फिक्स एसेट से कैटेगरीज बना दी। इसने बोला कि देखो भैया ये एसेट है जो खत्म हो जाएगा और ये एसेट है जो लंबा समय चलेगा। इसमें एक एसेट है जो कभी भी खत्म नहीं हो सकता है, वो है लैंड। वो जो कभी खत्म ही नहीं होता, इन्फिनिटी है इसकी लाइफ, ठीक है, इन्फिनाइट है भाई, चलते रहेगा। तो दो तरह के एसेट इसने बना दिए, क्लियर है। किसने बनाए भैया, हमारे गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट भाई साहब ने। नेक्स्ट आता है अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट। अब चूंकि गोइंग कंसर्न ने ये कहा कि जो आपका व्यवसाय है, क्योंकि ये जो आपका बिजनेस है, इसकी जो लाइफ है वो तो इन्फिनिटी है। तो हमें कैसे पता चलेगा कि हम पहले कहाँ थे और आज कहाँ? क्या हम कुछ कमाते भी हैं या फिर सब बैठ के टाइम पास कर रहे हैं? पता तो करना जरूरी है ना कि भैया आप प्रॉफिटेबल हो भी या फिर नॉन प्रॉफिटेबल हो। तो इसके लिए इसने क्या बोला कि आपकी लाइफ भले ही इन्फिनिटी चलती हो, लेकिन आप क्या करो कि अपने अकाउंटिंग को ना 12 महीने की कैटेगरीज में बांट दो। क्या करो, 12 महीने की कैटेगरीज में बांट दो, जिसको हमने पीरियड कॉन्सेप्ट का नाम दे दिया। और इस 12 महीने के आधार पर आप प्रॉफिट एंड लॉस, बैलेंस शीट, फलाना फलाना जितने भी चीजें बनानी है बनाओ, और ये देखो कि आप पहले कहाँ थे, अब कहाँ है, और आने वाले फ्यूचर में कहाँ हो सकते हो, एक अनुमान लगाओ। तो पीरियड कॉन्सेप्ट क्या बोला कि फाइनेंशियल रिपोर्ट्स आर प्रिपेयर्ड ऑन द स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम, जो कि मंथली, एनुअली या फिर क्वार्टरली, जिस भी आधार पर बनाना चाहे आप बना सकते हैं। कॉस्ट कॉन्सेप्ट, इसने क्या कहा कि जो भी आपके एसेट हैं, आपने उसको जितने में भी परचेज किया है उस पर लिखिए, बाजार की रेट क्या है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। मतलब ये कि मान के चलो मैंने एक एसेट खरीदा है 10 लाख रुपए में, ठीक है ना, और आज की डेट पर मानो चलो ये 2021 में खरीदा था, आज है 2025, ठीक है। आज की डेट में इसकी कीमत हो गई मान लो 20 लाख रुपए। मान लो कल को हो गया हमारा 2027, और कल की डेट में इसकी कीमत हो गई मान लो 30 लाख रुपए, ठीक है। तो मैं अपने बुक्स में क्या लिखूंगा, 10 लाख, 20 लाख या 30 लाख। तो कॉस्ट कॉन्सेप्ट कहता है भैया तुम्हारी बाजार में क्या कीमत है हमको उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, हमको उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, तुमको लिखना 10 लाख होगा, वही तुमको दर्शाना है, यही है कॉस्ट कॉन्सेप्ट। डुअल एस्पेक्ट्स क्या बोला, जो डुअल इंटरेस्ट सिस्टम है वही है हमारा। ये बोलता है कि चाहे आप कोई भी ट्रांजेक्शन कर लो, हर ट्रांजेक्शन में डेबिट और क्रेडिट इक्वल होगा। जो हम लोग पढ़ते हैं ना अकाउंटिंग इक्वेशंस, एक वर्ड पढ़ते हैं हम लोग, अकाउंटिंग इक्वेशंस पढ़ते हैं हम लोग, क्या पढ़ते हैं इसमें कि एसेट इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल पढ़ते हैं। ये हमारा डुअल एस्पेक्ट्स कॉन्सेप्ट का ही एक उदाहरण है। डुअल एस्पेक्ट जो कॉन्सेप्ट है उसी का ही एक देन है, क्योंकि इसमें भी एक चीज कॉमन है, वो है डेबिट इक्वल टू क्रेडिट। ये हर जगह एप्लीकेबल है और ये भी हर जगह एप्लीकेबल।
ये हर जगह काम करेगा। ठीक है, तो ये अकाउंटिंग इक्वेशन बोलो, डबल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट बोलो, सब मतलब उसी से निकला हुआ रूप है जो हमें देखने को मिलने वाला है। ठीक है, आई बात समझ में? यहाँ पर चीजें क्लियर हुई ये चीज कि डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट जो है हमारा, उसी से हमारा अकाउंटिंग इक्वेशंस भी बाहर आया है। और अकाउंटिंग इक्वेशंस क्या है? एसेट इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल। इसको फर्दर आप घुमाते फिराते रहो, कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर क्या है? रेवेन्यू रिकॉग्नाइजेशन कॉन्सेप्ट। ठीक है, रेवेन्यू रिकॉग्नाइजेशन कॉन्सेप्ट क्या बोलता है कि आपकी जो रेवेन्यू है, आपकी जो रेवेन्यू है वो अर्न के आधार पर होना चाहिए। अर्न का मतलब ये होता है कि आप कैश एंड क्रेडिट दोनों को अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में लिखो। ठीक है ना, चाहे नगद में आपने अपने प्राप्त किया हो या उधार में आपने प्राप्त किया हो। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने मान लो पेन का बिजनेस कर रहा हूं, तो मैंने पेन बेचे हैं 100 पेन, 100 पेन में से 50 पेन नगद है, 100 पेन में से 50 पेन उधार बेचे। तो भैया हमें लिखना है कि भैया हमने 100 पेन बेचे। हमारी रेवेन्यू कितनी बनती है? 100 पेन की। तो रेवेन्यू रिकॉग्नाइज क्या बोलता है? रेवेन्यू इज रिकॉर्डेड व्हेन अर्न, नॉट व्हेन इज कैश रिसीव्ड। पैसे मिलेगा तब नहीं लिखना है, केवल अर्न पर। अर्न मतलब कैश और उधार दोनों में लिख लेना है। मैचिंग कॉन्सेप्ट क्या होता है? देखो, एक सिंपल सा चीज मैं आपको समझाऊं। बिजनेस में ना एक्सपेंस नाम की कोई चीज कभी होती ही नहीं है। हाँ, एकदम क्लियरली बता रहा हूं मैं आपको, किसी भी व्यवसाय में एक्सपेंस नाम की कोई चीज होती ही नहीं है। अब आप बोलोगे सर ऐसा कैसे हो सकता है? एक्सपेंस असल में ना इन्वेस्टमेंट होता है। एक्सपेंस असल में इन्वेस्टमेंट होता है, और जब आप इन्वेस्टमेंट करोगे तो इन्वेस्टमेंट से आपको रिटर्न मिलेगा। मिलेगा ना? मिलेगा। अब उदाहरण के लिया जाए, अब फॉर एग्जांपल के लिए मान के चलो मैंने ऑफिस में 10 स्टाफ लगाए, तो भाई वो 10 स्टाफ काम करते हैं और अल्टीमेटली रेवेन्यू जनरेट करते हैं, तो वो खर्चा कहाँ हुआ? वो तो एक तरह से इन्वेस्टमेंट हुआ। हमने अपने ऑफिस में चाय कॉफी मान लो मंगवाया, तो चाय कॉफी क्यों मंगवाया? खर्चे किए। पार्टी मान लो हमने अपने ऑफिस में पार्टी किया, क्यों पार्टी किया? भाई स्टाफ खुश रहे, सब खुश रहेगा तो अच्छे से काम करेंगे, अच्छे से काम करेंगे तो अच्छे से अर्निंग होगी। तो एट द एंड ऑफ द टाइम हर चीज एक ही चीज से काम करता है, वो है रिटर्न। तो व्यवसाय में कभी भी एक्सपेंस होता ही नहीं है, होता ही नहीं है, इन्वेस्ट होता है। तो इन्वेस्टमेंट और रिटर्न दो चीजें आएगी। तो मैचिंग कॉन्सेप्ट ये बोलता है कि जिस भी पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर में आप काम कर रहे हो, उस फाइनेंशियल ईयर का जो भी एक्सपेंस है और जो भी उस एक्सपेंस से जुड़ा हुआ रेवेन्यू है, दोनों को साथ में लिखो। कहां लिखोगे? तो इस मैचिंग कॉन्सेप्ट की वजह से बना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इसने क्या बनवाया हमें? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्या बनाते हैं हम लोग? आप ध्यान से देखेंगे तो एक साइड हम लोग लिखते हैं हमारे लॉसेस, एक साइड लिखते हैं हमारे प्रॉफिट्स यानी कि रेवेन्यूज। एक तरफ जो हमारा इनफ्लोज है, एक तरफ आउटफ्लोज है, उनको नोट डाउन कर लेते हैं हम लोग, यानी कि कमाया और गवाया। अच्छा, और ये कमाई और गवाई किस आधार पर होता है? एक्रूवल के आधार पर। एक्रूवल का मतलब कैश के बेसिस पर नहीं, कैश और क्रेडिट दोनों, जिसको हम लोग एडजस्टमेंट का नाम देते हैं, तो उसके आधार पर। इसलिए मैंने फाइनेंशियल ईयर वर्ड इस्तेमाल किया, कैश का इस्तेमाल नहीं किया। तो शब्दों को भी ध्यान से समझना है, ठीक है? क्लियर है? बात आई समझ में एकदम? चलो बहुत बढ़िया। अच्छा, अभी मैंने बात की कि ये किसके आधार पर बनेगा, तो ये प्रॉफिट एंड लॉस बना एक्रूवल के आधार पर। अब एक्रूवल क्या था हमारा कि आप कैश में हो या क्रेडिट में हो, भैया दोनों को लिखना पड़ेगा। कैश और क्रेडिट का मतलब समझने के लिए समझाओ। सपोज मैं कहीं जॉब करता हूँ, ठीक है ना, 12 महीने मैंने काम किया, जो जहां जिस ऑर्गेनाइजेशन में मैं काम करता हूँ वहां से मुझे 10 महीने की सैलरी मिली, अभी मिली है। 2 महीने की बाद में देंगे, बाद में देंगे ना, 2 महीने की तो मिलेगी। ऐसा थोड़ी कि 2 महीना फ्री में चल जाएगा मेरा, कि देखो भाई 2025 में तुमने काम किया था, वहां का सैलरी दे दिया, 2 महीने का 2025 का बकाया था, डूब गया। ऐसा होगा क्या? नहीं होगा। 2026 में मुझे मिल जाएगा, कोई बात नहीं है, मिल जाएगा। तो अगर मिल जाएगा तो 2026 में अगर मिलेगा तो क्या वो खर्चा 2026 का है? अगर 2025 में मैंने काम किया और 2026 में मुझे उसकी सैलरी मिली, तो क्या वो खर्चा 2026 की है?
आंसर इज नहीं, वो खर्चा 2025 की है, तो वो मैं क्या करूंगा, एडजस्टमेंट करूंगा, 2025 में एडजस्टमेंट करूंगा। ये एडजस्टमेंट ही कहलाता है एक्रूअल, और ये किस में आता है, पीएनएल में, इसलिए मैचिंग में ये सब कुछ मिल जाते हैं। ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड व्हेन दे आर ऑकर, ऑकर का मतलब जहां पर वो उत्पन्न हुआ, जहां पर वो उत्पन्न हुआ वहां पर लिखना है। अब मैंने 2025 में काम किया था, 2025 में खर्चा उत्पन्न हुआ था, 2026 में उत्पन्न नहीं हुआ था, 26 में आपने भुगतान किया था, दोनों में अंतर है, ठीक है ना। नॉट व्हेन कैश एक्सचेंजेस, कैश में बदलाव है चाहे नहीं है कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। देन फिर आता है फुल डिस्क्लोजर। अब ये फुल डिस्क्लोजर क्या है, हमारे व्यवसाय में जितनी भी चीजें इंपॉर्टेंट है आपको वो बताना होगा, क्योंकि हम क्या बनाते हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जिसमें 3 चीजें आती हैं। फर्स्ट वन इज पीएनएल अकाउंट, सेकंड वन इज कैश फ्लो स्टेटमेंट, एंड थर्ड वन इज बैलेंस शीट। ये 3 चीजें फाइनेंशियल स्टेटमेंट के तहत में आती है। अब ये 3 चीजों के आधार पर ही हम व्यवसाय में डिसीजन लेते हैं। अब सपोज मुझे किसी कंपनी में पैसे लगाने हैं, फॉर एग्जांपल के लिए मान के चलो मुझे टाटा कंपनी का शेयर खरीदना है। अगर मुझे टाटा कंपनी का शेयर खरीदना है तो मुझे हर चीजों के बारे में पता होना चाहिए ना, तो पीएनएल, कैश फ्लो और बैलेंस शीट के आधार पर मैं इन्वेस्टमेंट तो कर दूंगा, लेकिन कुछ पीछे अगर हिडन कुछ वैसी केसेस या फिर कुछ भी कॉम्प्लिकेशन चल रही तो मुझे पता नहीं है, जो आने वाले भविष्य में मेरे लिए दिक्कत हो सकती है। तो फुल डिस्क्लोजर यही बोलता है कि भैया तुम्हारे व्यवसाय में होने वाले ईच एंड एवरी इंपॉर्टेंट चीजों के बारे में डिस्क्लोज करो। अच्छा, इस डिस्क्लोजर की वजह से बैलेंस शीट के नीचे अक्सर एक वर्ड हमें मिलता है, वो है फुट नोट। किसकी वजह से आया, इस फुल डिस्क्लोजर की वजह से, जिसमें हमने अक्सर सुना है कंटीजेंट लायबिलिटी, ये वर्ड सुना आपने, कंटीजेंट लायबिलिटी। भविष्य में होने वाले कोई आकस्मिक दैत्य अगर आपके ऊपर में उत्पन्न हो जाते हैं, उसका निवारण के लिए हम फुल डिस्क्लोजर में फुट नोट के नीचे, बैलेंस शीट के नीचे लिखते हैं, और वो लिखना पड़ेगा। आई बात समझ में। नेक्स्ट है कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी क्या बोलता है कि जो भी रूल एंड रेगुलेशंस आप अपनाते हो उसको ईयर ऑन ईयर सिमिलर रखना है, बदलाव नहीं करना है। ऐसा नहीं है कि इस साल कुछ और रखा, अगले साल कुछ और ले लिया। फॉर एग्जांपल के लिए तो हमारे पास एसेट है, हम इसमें डेप्रिसिएशन लेते हैं। पहले साल हमने लगाया एसएलएम, दूसरे साल हमने लगा दिया डब्ल्यूडीवी, तीसरे साल हमने लगा दिया मशीन आवर रेट। भैया ऐसे नहीं चलेगा, कोई एक चीज अपनाओ, इधर एसएलएम लो, इधर डब्ल्यूडीवी लो, मशीन आवर रेट लो, कुछ भी लो, लेकिन एक ही लो और उसी को कंटिन्यू लेके चलो, बस एक पकड़ो और उसी पर काम करो। दिस इज कॉल्ड कंसिस्टेंसी। देन फिर आता है प्रूडेंस या कन्वर्टिज्म कॉन्सेप्ट। ये क्या बोलता है कि आपके अकाउंट्स में जो भी पॉसिबल लॉसेस है या एंटिसिपेटेड या फिर जो एक्सपेक्टेड लॉसेस है आप उसको लिखो, लेकिन जो एंटिसिपेटेड गेन है उसको मत लिखो। अब मतलब क्या है, फॉर एग्जाम्पल के लिए मान लो मैंने 10 लोगों को उधार में सामान बेचा, 10 लोगों को उधार में सामान बेचा, तो यहां पर संभावना ये हो सकती है कि ये 10 के 10 लोग मुझे पैसा दे दे, ये भी हो सकता है कि इनमें से कुछ लोग डूब जाए, कुछ लोग भाग जाए। तो यहाँ पर कुछ लोग भागने की संभावना हो सकती है, तो मैंने मान के चला कि इस 10 में से 9 लोग तो भैया पैसा दे देंगे और 1 लोग पैसा नहीं देंगे। मैं मान के चल रहा हूँ, हुआ नहीं है ऐसा, हो सकता है कि सब पैसा दे दे। तो जब वैसी चीजें जहां पर हमें लगता है कि शायद नुकसान हो सकता है, उसको बोलते हैं एक्सपेक्टेड लॉस या पॉसिबल लॉसेस। पॉसिबल लॉसेस, तो इन पॉसिबल लॉसेस को आपके बुक्स ऑफ अकाउंट में लिखना है, जैसे कि डेप्रिसिएशन, बैड डेब्ट, ठीक है, प्रोविजन फॉर डॉटफुल डेब्ट, ये सब चीजें इसी के अंतर्गत में आती हैं। उसी तरह से एंटिसिपेटेड गेन, एंटिसिपेटेड गेन का मतलब मान के चलो जनवरी में मैंने पेन बेचा था 1000 पेन, फरवरी में मैंने बेचा फिर से 1100 पेन, मार्च में जाकर के मैंने बेचा 1000 पेन, ठीक है ना, ऑन एवरेज में 1000 पेन बेच रहा हूं। तो क्या मैं ये लिख लूं कि हाँ अगस्त में, सितंबर में, अक्टूबर में मैं 1000 पेन बेचूंगा, मैं अपने से लिख लेता हूँ, मैं काम करता हूँ, ऐसा कर सकते हैं क्या? नहीं, बेचो फिर लिखना। तो गेन वाले में, पैसा आने वाले में जब वो हो जाएगा तब लिखना है,
लेकिन लॉसेस में मान के लिख लेना है, ठीक है। फिर आता है मेटेलिटी कॉन्सेप्ट। मेटेलिटी क्या बोलता है, ओनली सिग्निफिकेंट फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन शुड बी रिकॉर्डेड। दो तरह की चीजें होती हैं, बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो हमारे लिए छोटे अमाउंट्स में खर्च होते हैं और बहुत लंबे समय तक यूज टू होते हैं, बहुत लंबे समय तक यूज टू हो सकते हैं। जैसे कि स्टेपलर, जैसे कि मैं अपने 10th वाला स्टेपलर आज भी यूज कर रहा हूँ। जो लोग मुझसे बहुत पहले से कनेक्टेड उनको पता होगा, मैं हर बार ये एग्जांपल देता हूँ, फिर से दे रहा हूँ। मैं अपने ना जो मैं 10th स्कूल से मैं क्लासेस में जो स्टेपलर यूज करता था ना, आज भी वो स्टेपलर मेरे घर पे रखा हुआ है। मैं आज भी अपने जो होम ऑफिस है ना, उस पर मैं ना वही स्टेपलर आज भी इस्तेमाल करता हूँ। सोच के देखो, अब सिंपल सी बात है, तो क्या मैं उसे एक एसेट मान लूं? क्या मैं उसे एसेट मान लूं? नहीं, मुझे उसे एक्सपेंस मानना होगा। मैं ये माइक यूज कर रहा हूँ, ये डिजिटल बोर्ड यूज कर रहा हूँ, इसे क्या एक्सपेंस मान लो, क्योंकि ये तो 2-3 साल चलेगा और वो स्टेपलर तो बहुत लंबे समय से चल रहा है, 10 साल से भी ज्यादा हो गया, चल ही रहा है चल ही रहा है। तो यहाँ पर मेटेलिटी यही चीज आता है, वो बोलता है कि वो खर्चे जो, या फिर वो पर्टिकुलर सामान, सामान है ना, ये डिजिटल या फिर वो एसेट या फिर जो भी चीजें बोलो, ठीक है ना, आपको सामान एसेट जो बोलना है बोलो, मैं सिंपली सामान बड़े इस्तेमाल कर लेता हूँ। तो वो पर्टिकुलर सामान जो आपके व्यवसाय में इम्पैक्ट डाल सकते हैं उसके होने और ना होने से, अगर ऐसी कोई चीजें हैं तो उसको एसेट और एक्सपेंस में खर्च डालिए। अगर इम्पैक्ट डाल सकते हैं तो एसेट बनाइए, इम्पैक्ट नहीं डाल सकते हैं खर्च बनाइए। जैसे कि ये माइक, अगर माइक हटा दो, ठीक है ना, माइक खराब हो जाए या कुछ भी चीजें हो जाए तो बॉस क्लासेस अच्छे से नहीं होगी, तो ये इम्पैक्ट डाल सकता है। अब अ, ये इस पेन के पीछे लगने वाला बैटरी नहीं रहेगा, कोई बात, तुरंत उठा के नहीं ले आऊंगा, 10 रुपए की बैटरी है तुरंत ले आऊंगा, इम्पैक्ट नहीं डाल सकता। तो ध्यान पर समझने वाली चीजें हैं कि क्या खर्च है और क्या एसेट है, उसको यहाँ पर मेटेलिटी के अंदर में दो हिस्सों में बांटा है, ठीक है। तो ये हुए हमारे कंप्लीट कन्वर्टिज्म और सॉरी कॉन्सेप्ट ऑफ कन्वेंशन, ठीक है। यहां तक किसी को डाउट है तो आप लोग पूछ सकते हो जल्दी से अभी, उसके बाद आगे बढ़ेंगे हम लोग। एनी डाउट किसी को? सर आपसे अच्छा कोई नहीं पढ़ा सकता। चलो ठीक है, बरखा जी धन्यवाद इसके लिए। चलिए जल्दी से बताइए, कोई डाउट्स किसी को नहीं है ना? चलो बहुत अच्छा। अच्छा अब आते हैं एक्सपेंडिचर के ऊपर। देखो एक्सपेंडिचर हमने 3 तरह के देखे हैं, कैपिटल, रेवेन्यू और डेफर्ड रेवेन्यू। बड़े आराम से समझाता हूँ, बहुत आराम से समझो, वो कुछ है नहीं इसमें। तो भैया 3 तरह के हमारे एक्सपेंडिचर होते हैं, हमने देख लिया ये 3 तरह के होते हैं। तीनों की खासियत समझ लो, बहुत आसान से एक चीजें क्लियर हो जाएगी, कभी कोई जिंदगी में ना अटकेगा नहीं। कैपिटल एक्सपेंडिचर में जब भी हम कैपिटल एक्सपेंडिचर की बात करेंगे तो सबसे पहला चीज, इसमें कोई ना कोई एसेट आपके पास आएगा ही आएगा। इसकी यूज या बेनिफिट्स, मैं बेनिफिट्स वर्ड ही लिख देता हूं, जो बेनिफिट्स है वो 1 साल से ज्यादा मिलेगी, ठीक है ना। ये 2 चीजें ध्यान रख लो बस। अच्छा एक चीज और भी, जो प्रॉफिट है, हमारा इंटेंशन ये होता है कि अपने प्रॉफिट को हम बढ़ाएं। प्रॉफिट लिखो या रेवेन्यू लिखो, दोनों चीजें, हमारा इंटेंशन यही होता है कि हम इन दोनों को बढ़ाएं। अगर ये तीनों चीजें आपको कहीं पर मिल जाती हैं, समझ लीजिएगा एसेट है, तो क्या है, कैपिटल एक्सपेंडिचर की हम बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? हम अपने कैपिटल एक्सपेंडिचर की बात कर रहे हैं। क्या क्या मिलना चाहिए हमें? हमने बोला कि मैंने कुछ खर्च किया, पैसा इतना एक्स अमाउंट मैंने लगाया, तो सबसे पहले ये क्वेश्चन पूछो कि क्या उसमें से कोई एसेट आया या नहीं आया। सबसे पहला क्वेश्चन यही होना चाहिए, एसेट आया या नहीं आया। अगर एसेट आया तो ज्यादातर संभावना होगा कैपिटल एक्सपेंडिचर का, बाकी कुछ देखो भी मत, ऐसे ही टिक कर दो। अगर उसकी बेनिफिट 1 साल से ज्यादा है या कम है बाद में देखो, पहले पहला वाला देखो, ठीक है ना।
अच्छा, रेवेन्यू की जब हम बात करें तो ध्यान रखिएगा कि इसमें कभी भी कोई भी एसेट्स नहीं आएगा, कभी भी कोई एसेट्स नहीं आएगा। हाँ, इस एसेट्स का मेंटेनेंस होगा, ठीक है, मेंटेनेंस जरूर हो सकता है, एसेट्स नया नहीं बनेगा, कभी भी कोई नया एसेट्स नहीं बनेगा, ठीक है, मेंटेनेंस होगा, ठीक है ना। अच्छा, मेंटेनेंस भी जो होगा वो सिर्फ और सिर्फ उस पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर के लिए होगा। अगर कहीं पर ये भी लिखा हो कि भैया जो हमारा एसेट है, इस एसेट्स पर हमने कुछ एक्सपेंस किया और इससे इसकी लाइफ में बढ़ोतरी देखने को मिल जाए, तो फिर से कैपिटल बन गया। लाइफ में बढ़ोतरी नहीं होनी चाहिए, लाइफ में बढ़ोतरी हो गई तो कैपिटल, ये सिर्फ मेंटेनेंस है फाइनेंशियल ईयर के लिए। अगर लाइफ में बढ़ोतरी होगी तो फिर से कैपिटल बन जाएगा, ठीक है ना, ध्यान देना। दूसरा चीज, इसकी जो बेनिफिट है वो सिर्फ 1 साल तक मिलेगी हमें, सिर्फ 1 साल तक मिलेगी, ठीक है ना। इसके दम पर हमारा जो प्रॉफिट है या जो रेवेन्यू है वो मेंटेन रहता है। क्या होता है, मेंटेन रहता है, बढ़ता या घटता नहीं है, घटने नहीं देता ये। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ना हमारे प्रॉफिट को या रेवेन्यू को घटने नहीं देता है, लेकिन बढ़ने भी नहीं देगा, ये बढ़ाएगा भी नहीं, ये क्या करेगा, मेंटेन करेगा कि जो पिछले बार आपने कमाया था वो इस बार भी कमा, ठीक है। तो ये चीजें हैं जो समझ रही है। इन दोनों में किसी को कोई दिक्कत है? अगर इन दोनों को समझ गए तो इन दोनों का हाइब्रिड वर्जन है ये, इन दोनों का हाइब्रिड वर्जन है ये, अब देखिएगा, इसलिए डेफर्ड रेवेन्यू है ये, इसीलिए तो नाम में रेवेन्यू भी वर्ड मिलता है ना। तो ये इन दोनों का हाइब्रिड वर्जन है। क्यों मैं हाइब्रिड वर्जन बोलता हूं, ध्यान समझिएगा। सबसे पहली चीज, इसमें भी कोई एसेट नहीं आने वाला है, कोई एसेट नहीं आएगा, सबसे पहला पॉइंट ये हो जाएगा। दूसरा, लेकिन इसका जो बेनिफिट है वो 1 साल से ज्यादा के लिए मिलेगा। जो बेनिफिट है मेरे भाई वो 1 साल से ज्यादा के लिए मिलने वाला है। इसके दम पर जो हमारा प्रॉफिट है या जो रेवेन्यू है वो इंक्रीज हो सकता है। मतलब ये वाले के सारे कॉन्सेप्ट हमें देखने को मिलेंगे, ध्यान समझो, मैं अच्छा समझा रहा हूं। ये पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट, कैपिटल एक्सपेंडिचर का पूरा कॉन्सेप्ट आपको डेफर्ड रेवेन्यू में मिलेगा, सिवाय इसको छोड़ करके, उसको और इसको भी, इन दोनों से मतलब नहीं रखता वो रेवेन्यू के लिए बना हुआ है, ठीक है ना। तो इन दोनों को छोड़ दो, बाकी सारी चीजें उठाकर इसमें डाल, सिमिलर हो जाएगी। आई बात समझ में? अगर इतना समझ गया तो काम बन गया आपका। अब तो चलो इसी को लिखा हुआ है, समझा देता हूँ, ठीक है, मैंने समझा दिया, पेपर पढ़ देता हूँ। कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या बोलता है, ध्यान समझिए। अमाउंट स्पेंड टू एक्वायर और इंप्रूव अ लॉन्ग टर्म एसेट विद द फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स। फ्यूचर में इकोनॉमिक बेनिफिट यानी कि पैसे वाले बेनिफिट्स के लिए खर्चा। जैसे कि एक सिनेमा हॉल है मेरे पास, ध्यान समझो, मैं एग्जांपल अब ले रहा हूँ बड़े अच्छे से। ये मेरे पास थिएटर है, इस थिएटर में अभी सीट्स लगे हुए, ये बैठने वाली सीट्स हैं जहां पर आप जाकर टिकट लगा के बैठ रहे हो भैया, ठीक है। अगर इस सीट के, ध्यान समझना, ध्यान समझना, मैंने क्या किया, अभी तक तो ये नॉर्मल था, मैंने क्या किया, एक सीट और यहां बढ़ाया और एक सीट ये बढ़ाया, तो इन दो सीट्स का जो खर्चा होगा वो पता है किसका होगा, कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा। बताओ क्यों होगा? क्योंकि सीट्स बढ़ने से हमारी रेवेन्यू बढ़ गई, हमारी रेवेन्यू बढ़ गई, सीट्स आ गया तो नया सीट्स मिला, सीट्स एसेट है तो एसेट बढ़ गया मेरा और रेवेन्यू बढ़ गई हमारी। अब ये हर बार जब भी कोई टिकट बुक कर रहा है तो 2 सीट्स एक्स्ट्रा है, 2 लोगों में एक्स्ट्रा बैठा पा रहा हूं। ठीक है, तो ये हो गई हमारी कैपिटल। लेकिन इस सीट्स, ये जो सीट्स है, इनके मेंटेनेंस के लिए इसमें कुछ खराबी हो गई तो ठीक ठाक किया, इसको भी ठीक ठाक किया, इसको भी ठीक ठाक किया, बस साफ सफाई, मतलब यहाँ झाड़ू पोछा होते रहती है, ये सब चीजें हो रही है। ये क्या खर्चा हो गया, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर।
अमाउंट स्पेंड ऑन डे टू डे ऑपरेशन। भैया झाड़ू पोछा नहीं करोगे धंधा चलेगा नहीं, तो झाड़ू पोछा इसलिए हो रहा है ताकि साफ सफाई हो रही है, ताकि धंधा चल सके। तो डे टू डे ऑपरेशन के लिए मेंटेन ऑफ द एग्जिस्टिंग एसेट्स, ये जो एसेट्स है मेरा उसका मेंटेनेंस चल सके, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। अब इस जगह पर इसी एडवर्टीजमेंट पर मैंने नया सिनेमा हॉल खोला, मैंने जम के ऐड किया कि आइए भैया सिनेमा देखिए और साथ में पॉपकॉर्न फ्री पाइए। ये मैंने खर्चा कर दिया, एडवर्टीजमेंट किया कि हर वेडनेसडे को आपको सिनेमा टिकट के साथ में पॉपकॉर्न फ्री मिलेगा, और बहुत खर्चा किया। इसकी बेनिफिट मुझे कई लंबे समय तक मिलने वाले, क्योंकि मैं हर वेडनेसडे को फ्री देने वाला हूँ। तो क्या हो गया, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के मतलब वो एक्सपेंडिचर जो कि हमारे मल्टीपल पीरियड्स ऑफ बेनिफिट अकाउंट में हमें बेनिफिट दे। आई बात समझ में? चलो बहुत अच्छे, इतना समझ गए हो तो भैया ये इसमें कुछ है ही नहीं एक्सपेंडिचर, ठीक है ना। कैपिटल रेवेन्यू खत्म हो गया। चलो अब आते हैं बीआरएस। सबसे पहले समझते हैं कि बीआरएस है क्या। मैंने एक बैंक अकाउंट खोला, मैंने एक बैंक अकाउंट खोला। यार इस कैमरे को क्या हो रहा है भाई। हम्म तो मैंने एक बैंक अकाउंट खोला, और इस बैंक के अकाउंट के इंफॉर्मेशन क्या या फिर इनके ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करने के लिए दो लोग हैं। एक बैंक रिकॉर्ड कर रही है पासबुक के नाम पर, और एक बिजनेस कर रहा है कैश बुक पर। अब दो लोग एक ही अकाउंट्स को रिकॉर्ड कर रहे हैं, मतलब इसमें कोई भी ट्रांजेक्शन हो, इसमें कोई भी ट्रांजेक्शन्स हो, इसको कौन कौन लिखेगा, इसको बैंक भी लिखेगा और बिजनेस भी लिखेगा। अच्छा एक ही ट्रांजेक्शन को दोनों लिख रहे हैं, तो क्या ये इनके बैलेंस अलग अलग होने चाहिए? नहीं, इक्वल होने चाहिए। बट किसी कारण से कभी कभी ऐसा हो जाता है कि ये इक्वलिटी नहीं आती है, डिस इक्वल हो जाता है। इस डिस इक्वेशन को, या जो इक्वलिटी नहीं आई, इसके कारण को और इसको ठीक करने के लिए हम बनाते हैं बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट, और ये बनाया जाता है बिजनेस के द्वारा। कौन बनाता है इसको? कौन बनाता है इसको? तो व्यवसाय बनाता है, जो बिजनेस है वो बनाता है, बैंक इसको नहीं बनाती है, ध्यान रखिएगा ये बात, ठीक है। क्या कारण हो सकते हैं डिफरेंसेस होने के, किसमें किसमें? कैश बुक और पासबुक में, क्योंकि इसी में सब कुछ लिखा जा रहा है। क्या कारण हो सकते हैं? बैंक ने हमें इंटरेस्ट दिया, बैंक ने हमें चार्जेस काटा, बैंक में किसी कस्टमर ने डायरेक्टली जाके डिपॉजिट कर दिया, बैंक ने किसी को डायरेक्टली पेमेंट कर दिया। तो ये सब कारण हो सकते हैं बैंक के माध्यम से, हमारे माध्यम से। मैंने किसी को चेक काट के दिया, वो बंदा बैंक गया ही नहीं लेने के लिए। मुझे किसी ने चेक दिया, मैंने बैंक में जमा किया, बट अभी तक क्लियर हुआ नहीं है, फिर कोई भी कारण हो। मेरी लिखने में कुछ गलती हो गई, कम या ज्यादा लिख दिया, बैंक ने लिखने में कुछ गलती कर दी, कम या ज्यादा हो गया। तो इस तरह के एक नहीं बहुत सारे मिस्टेक्स क्रिएट हो सकते हैं। तो इन मिस्टेक्स को ठीक करने का काम है बीआरएस, जो कि बिजनेसमैन करता है, बिजनेस करता है, और ये अल्टीमेटली बैंक पासबुक और कैश पासबुक वाला जो है उसको देखने का काम करता है और उसको ठीक करने का यूज करता है, ठीक है। आई बात समझ में? तो वही चीज लिखा हुआ है कि बीआरएस इज अ स्टेटमेंट दैट आर reconcile द डिफरेंस बिटवीन द कंपनीज कैश बुक एंड द बैंक स्टेटमेंट, ठीक ना। आइडेंटिफाई करती है मिस्टेक्स एंड रिकॉर्डिंग करती है पेमेंट्स और डिपॉजिट्स को। अच्छा अब इसको ठीक कैसे करते हैं, तो ये हम लोग एमसीक्यूज जब कवर करेंगे इसका, तब एमसीक्यूज के माध्यम से इसको बहुत अच्छे से समझेंगे। फिलहाल हम लोग इसमें ये समझते हैं कि बीआरएस काम कैसे करता है, ठीक है ना। तो क्या होता है बीआरएस और किस तरह से काम करता है, आई होप सो ये चीज बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा, ठीक है ना। और कारण भी उसके क्लियर है हमारे पास। हाँ
इसको बनाने के लिए जो क्वेश्चन हम लोग जब लेंगे तब इसमें से और अच्छे से क्लियरिटी इसमें और अच्छा आएगा फिगर। ठीक है। नेक्स्ट जो सबसे ज्यादा एग्जाम में पूछे जाते हैं वो है हमारे सब्सिडरी बुक। सब्सिडरी बुक ऐसा बुक है जो हर एग्जाम में पूछा जाता है। सबसे पहले ये समझते हैं कि सब्सिडरी बुक होता क्या है। जब तक ये नहीं समझोगे तब तक मजा नहीं आएगा। तो सब्सिडरी बुक होता क्या है? देखो, सब्सिडरी बुक बेसिकली जो भी हम जनरल एंट्री करते हैं और लेजर करते हैं, दो चीजें करते हैं, जनरल एंट्री, लेजर। तो एक तरह से बोल दो कि दोनों को मर्ज कर दिया। अब दो करना है, जनरल एंट्री करना है, लेजर करना है, बहुत मेहनत लगेगी। तो हमने एक शॉर्टकट तरीका अपना दिया। उस शॉर्टकट तरीके में, या फिर बोल सकते हो दोनों को मर्ज करके हमने बनाया, और उस तरीके में हमने सिर्फ एक ही एंट्री करना शुरू किया जिसे हमने नाम दिया सब्सिडरी बुक का। इसमें सब कुछ नहीं होता है, इसमें ना कुछ गिने चुने अकाउंट्स भी होते हैं और एक जनरल अकाउंट हो जाता है। गिने चुने अकाउंट्स वो होते हैं जिनमें सबसे ज्यादा व्यवसाय में ट्रांजेक्शन हो। सबसे ज्यादा क्या ट्रांजेक्शन हो सकता है? अगर मैं आपसे पूछूं, मुझे सैलरी देना है, क्या ये सबसे ज्यादा होगा? नहीं, सैलरी तो महीने में एक बार होता है, पूरे साल में 12 बार ही सैलरी देंगे आप किसी को, दूसरे ज्यादा नहीं दोगे आप। तो क्या सैलरी बहुत ट्रांजेक्शन है? नहीं। परचेस बहुत बार होगा, सेल्स बहुत बार होगा, पैसे का लेन देन बहुत बार होगा, छोटे मोटे ऑफिस के चाय पानी के खर्चे बहुत बार होने वाले हैं। तो इस तरह के खर्चे, उधार माल देना, उधार माल बेचना, ये सब बहुत बार होगा। तो जो चीजें बहुत बार होगी हम उनको लिखेंगे। तो कौन कौन सी अकाउंट्स बनती हैं, एक एक करके ध्यान से समझना है, ध्यान से लिखना है, समझना है। ठीक है। सबसे पहला आता है कैश बुक। कैश बुक रिकॉर्ड ऑल कैश एंड बैंक ट्रांजेक्शंस। कैश और बैंक में होने वाले सभी ट्रांजेक्शंस को ये अपने अंदर में लिखेगा। ठीक है ना। जितने भी कैश में आपने ट्रांजेक्शन किए हैं, चाहे बैंक में ट्रांजेक्शन किए हैं, जैसे कि रिसीव किया आपने 5,000 रुपए, आपने उसको लिख लिया। ठीक है। अच्छा, किसी को ये चीज तो कंफ्यूजन नहीं है ना कि डेबिट और क्रेडिट वाला कॉन्सेप्ट तो क्लियर है ना सबका, कि किधर क्या गया लिखते हैं? एक बार बोलने में क्लियर कर ही देता हूँ। लेजर या बुक्स, दोनों में जो भी नाम दो। ठीक है। लेजर बोल दो या बुक्स ले लो, जो भी ले लो, दोनों में एक ही नियम है। अगर कोई भी एसेट्स है या कोई भी एक्सपेंस है, डेबिट और क्रेडिट, डेबिट में तब जब वो बढ़ेगा और क्रेडिट में जब वो घटेगा तब। ठीक है, सिंपल सा। कोई भी लायबिलिटी है या कोई भी गेन है हमारा, ठीक ना, डेबिट एंड क्रेडिट, जब वो बढ़ेगा तो डेबिट और घटेगा तो क्रेडिट, सॉरी, बढ़ेगा तो क्रेडिट और घटेगा तो डेबिट। ठीक है। ये बेसिक सा नियम याद रखिएगा। ठीक है। ये लेजर में भी, बुक्स में भी, जिसमें भी नाम दो, एक ही बात है हमारा। तो फिलहाल रिसीव 5,000 कैश किधर जाएगा? ये डेबिट में जाएगा। क्यों डेबिट में जाएगा? क्योंकि कैश बुक एक एसेट है और ये डेबिट में चला जाएगा। अच्छा, ध्यान से यहां पर समझना आपको जरूरी है। परचेस बुक, परचेस बुक क्या बोलता है कि रिकॉर्ड क्रेडिट परचेस गुड्स। परचेस बुक और सेल्स बुक में ना बहुतों को कंफ्यूजन होता है, ध्यान से समझना है इस चीज को और आराम से क्लियर कीजिएगा इस चीज को आप। ये दो बुक्स है, ये दोनों क्या करते हैं? केवल और केवल क्रेडिट वाले एंट्री करते हैं। क्रेडिट में बाई अगर होगा और क्रेडिट में अगर सेल होगा, क्या बाई होगा? ओनली फॉर गुड्स, ओनली फॉर गुड्स। ध्यान समझना, ओनली गुड्स, गुड्स, ओनली गुड्स। अब मैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल के लिए, मैं पेन का व्यापारी हूं, पेन का धंधा करता हूं, मैंने परचेस किया पेन, ठीक है ना, फ्रॉम राम। मैंने परचेस किया चेयर फ्रॉम XYZ। अब एक बात बताओ, इनमें से कौन सा परचेस बुक में एंट्री करेंगे? चलो जल्दी से बताओ, इनमें से कौन सा जनरल एंट्री में लिखेंगे हम लोग? परचेस पेन, परचेस चेयर, क्या दोनों लिखेंगे? क्योंकि दोनों तो सबसे पहले नाम लिखा हुआ है XYZ, इट मीन टू से सबसे पहली चीज तो ये देख लेना है
यहाँ ये दोनों है तो क्रेडिट। और जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही कहा कि मैं पेन का व्यापारी हूं, मैं पेन का व्यवसाय कर रहा हूं, तो चेयर जो है ये हमारे लिए गुड्स नहीं है बल्कि एक एसेट में काउंट होगा, बल्कि ये एक एसेट में काउंट होगा। तो ये हमारे बुक्स परचेस बुक में नहीं जाएगा, ये जाएगा। क्यों? क्योंकि जो पेन है वो मेरे लिए गुड्स है। आई बात समझ में? आई बात समझ में? सेम सेल्स वाले पक्ष में भी होगा। अगर मैं पेन बेचूंगा तो गुड्स में जाएगा, मैं कुछ और बेचूंगा गुड्स में नहीं जाएगा। तो परचेस बुक और सेल्स बुक में ये बहुत अच्छे से आपको अंतर को ध्यान में रखना चाहिए, ठीक है ना। तो परचेस बुक रिकॉर्ड अ क्रेडिट परचेस ऑफ गुड्स, क्रेडिट वाला परचेस वो भी सिर्फ गुड्स को ध्यान देना, सिर्फ और सिर्फ गुड्स, कुछ और मत खरीद लेना। बाउट अ गुड्स ऑन अ क्रेडिट फ्रॉम रवि, 10,000 का हमने रवि से गुड्स खरीदा, ठीक है। सेल्स बुक क्रेडिट सेल्स ऑफ गुड्स, क्रेडिट परचेस गुड्स, क्रेडिट सेल गुड्स। तो मैंने राजेश को 8,000 का माल उधार बेचा। परचेस रिटर्न बुक, अब चूंकि परचेस में उधारी वाला माल था तो रिटर्न में भी सिर्फ उधार वाला ही आएगा, कैश वाला नहीं। रिकॉर्ड ऑफ गुड्स रिटर्न टू सप्लायर, जो सप्लायर से रिटर्न आया है, स्कैन कर रहे हैं हम लोग, जो भी रिटर्न किए हैं वो। और सेल्स में भी जो उधार में माल बेचे थे, गुड्स रिटर्न बाय द कस्टमर, जो उधार में माल बेचे थे वो। तो सिर्फ उधार वाली चीजें देखेगा ये, बाकी चीजें नहीं देखता है। बहुत अच्छे से ध्यान रखना इस चीज को, ठीक है ना। फिर आता है एक बिल्स रिसीवेबल बुक। जब हम लोग बहुत ज्यादा ट्रांजेक्शन करते हैं तो एक बिल्स रिसीवेबल भी अकाउंट बनता है कि जो प्रूफ के लिए बात होती है। तो बिल्स रिसीवेबल और बिल्स पेबल। रिसीवेबल का मतलब पैसा लेना है, पैसा लेना है, और पेबल का मतलब पैसा देना है। तो दो डिफरेंट डिफरेंट चीजें हैं। तो रिकॉर्ड डिटेल ऑन बुक्स बिल एक्सेप्टेड और इशूड, दो चीजों में अंतर होता है, जहां पर हमें पेमेंट लेना हो और देना हो। जनरल प्रॉपर, अब जैसे कि अभी कुछ देर पहले मैंने बात की थी कि मैंने एसेट खरीदा उधार में, अगर मैं एसेट नगद खरीदता तो कैश बुक में चल जाता। अब मैंने चेयर खरीदा था उधार में, ना तो वो कैश में जाएगा, ना तो परचेस बुक में जाएगा, ना तो सेल्स बुक में जाएगा, तो जाएगा कहाँ? तो वैसे कंडीशन में एक हमने बना दिया है जनरल प्रॉपर, जो कहीं कुछ नहीं जा रहा है, बाकी का जो ऊपर जो 7 इंफॉर्मेशन दिया उसमें नहीं गया तो इसमें घुस जाएगा, ठीक है। फिर एक हमने बना दिया पीटी कैश बुक, ये भी कैश बुक के जैसा ही है, ये भी जितने भी कैश ट्रांजेक्शन है उसको लिखता है, लेकिन स्मॉल कैश एक्सपेंसेस जो कि बार बार रिपीटेटिव नेचर के होते हैं, जैसे कि चाय पानी का खर्चा ऑफिस में बार बार चलते रहता है, तो उन खर्चों को ये लिखने के काम में आता है। आई बात समझ में? क्लियर है ये चीज? तो सब्सिडरी बुक ध्यान रखना भाई, बहुत काम की चीज है, बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है, बहुत बार, ठीक है ना। क्लियर है? चलो बहुत अच्छे। नेक्स्ट आते हैं एरर, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर। अब चूंकि हम इंसान हैं तो इंसान से गलती होना स्वाभाविक है, तो जब गलतियां हो रही है तो एरर के बारे में देखते हैं। एरर क्या क्या टाइप की गलती होती है, ठीक है, ध्यान से समझना है, हर एक चीज को पॉइंट टू पॉइंट क्लियर करना है। सबसे पहला है एरर ऑफ ओमिशन। ओमिशन का मतलब पहले समझो, ओमिशन का मतलब होता है भूल जाना, लिखना भूल गए। लिखना भूलने का मतलब भाई इंसान में भूल जाता है इंसान, तो दो तरह से भूल सकते हैं, कंप्लीटली भूल जाइए या पार्टली भूल जाइए। मतलब समझते हैं कि हमने पढ़ा है कि अकाउंट में डेबिट और क्रेडिट दोनों होता है, तो अगर आपने डेबिट लिख दिया लेकिन क्रेडिट लिखना भूल गए तो ये हो गया पार्टली। लेकिन ना तो आप डेबिट लिखे ना तो क्रेडिट लिखे, दोनों से दोनों भूल गए, दिस इज कंप्लीटली। आई बात समझ में? तो इंटायर एंट्री मिसिंग, पूरी की पूरी एंट्री, पूरी की पूरी इंटायर एंट्री ही गायब है कंप्लीटली। वन साइड नॉट पोस्टेड, मतलब एक साइड डेबिट लिख दिया क्रेडिट लिखा ही नहीं, तो अगर ऐसी मिसिंग है तो ठीक है ना। फिर आता है एरर ऑफ कमीशन। एरर ऑफ कमीशन में बहुत सारी चीजों का अंतर देखने को मिलता है, देखो ये सब तो शॉर्ट्स में लिखा हुआ है एकदम, 1 और 2 वर्ड्स में आपके सामने आंसर है, 1 लाइन भी नहीं है, 1 और 2 वर्ड्स में है। इसलिए मैंने कहा ना, ये क्लासेस अच्छे से एक बार कवर कर लिया ना भाई, पूरी की पूरी चीज क्लियर कर दूंगा, कुछ नहीं बचने वाला है आपका। बस समझना तो पड़ेगा थोड़ा सा, लेकिन पहले से पढ़ा हुआ होना भी जरूरी है, बिकॉज ऑफ रिविजन कितना है ये। कमीशन में क्या,
रॉन्ग अमाउंट, आपने गलती फिगर लिख दिया, लिखना था 500 लिख दिया 5000, लिखना था 2000 लिख दिया है 200, लिखना था 200 लिख दिया 20 रुपए, तो कुछ इस तरह की गलती आपने की, तो फिगर गलती लिखा है। अकाउंट गलती पोस्टेड कर दिया था, राम को करना था श्याम को कर दिया, मोहन को करना था गीता को कर दिया, कुछ इस तरह से आपने गलती किया, ठीक है ना। रॉन्ग साइड, डेबिट लिखना था क्रेडिट लिख दिया, सेल्स को करना था क्रेडिट, आपने सेल्स को कर दिया डेबिट, भाई गलती कर दी आपने, तो ये गलती कर दिया, मतलब यहाँ पर आप मिस्टेक हो रहा है, ध्यान समझो। कमीशन बेसिकली वो चीजें हैं ना जो मिस्टेक्स को दिखलाता है, ये आप लिखने में मतलब होता है ना हड़बड़ी में गड़बड़ी, ये हड़बड़ाहट वाली चीजें हैं। अमाउंट गलती, रॉन्ग एंट्री, रॉन्ग साइड लिखना, रॉन्ग कास्टिंग, टोटल करने में गलती है, सब जो जड़ के आया 2 लाख रुपए आपने लिख दिया 20,000 रुपए, लिखने में गलती है, मतलब एक तरह से बोल सकते हो ये प्रॉपर क्लरिकल मिस्टेक्स है, ये प्रॉपर क्लरिकल मिस्टेक्स जहां पर आप गड़बड़ी में हड़बड़ी में गड़बड़ी करते हैं। कितने बार होता है ना एमसीक्यूज अटेम्प्ट करते हो, आता सब है लेकिन अरे यार सर ये वाला वर्ड नहीं देखा, गलती हो गया, होती है ना कितनी बार। कमीशन, ठीक है। नेक्स्ट पे आता है एरर ऑफ प्रिंसिपल। एरर ऑफ प्रिंसिपल में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, जो कैपिटल और रेवेन्यू में कंफ्यूजन क्रिएट हो जाना, ठीक ना, प्रॉपर आप क्लासिफाई नहीं कर पा रहे हो, ठीक है ना, मिस क्लासिफिकेशन हो जा रहा है। आपने खर्चा किया 100 रुपया, अब ये 100 रुपया कैपिटल का खर्चा है या रेवेन्यू का खर्चा है, आप ये कंफ्यूजन में क्रिएट हो गया। तो वैसे चीजों को हम शो करते हैं कहाँ, एरर ऑफ प्रिंसिपल। जैसे कि एक मशीन हमने स्टेब्लिश की, उस मशीन के इंस्टॉलेशन के लिए वेजेस को पेमेंट दिया, तो क्या वो पेमेंट वेजेस में जाएगा, आपने लिख दिया वेजेस के अकाउंट में, तो गलत है, वो मशीन के खाते में जाना चाहिए था। तो ऐसी चीजें प्रिंसिपल में चल जाती है। कंपनसेटिंग, कंपनसेट का मतलब ये होता है क्षतिपूर्ति। क्षतिपूर्ति का मतलब हो गया कि जहां पर दो गलतियां मिलकर के गलती को बंद कर दे, मतलब ये आपको डेबिट में लिखना था, पहले में आपको डेबिट में था 5,000 रुपए, आपने लिखा सिर्फ 200 रुपए, दूसरे में आपको किसी में लिखना था 7,000 रुपए, आपने इसमें लिखा है, सपोज मान के चलते हैं ऐसे 2,000 कर दो इसको, ठीक है ना, इसको भी मान लेते हैं 5,000 आपने लिख दिया, ध्यान से देखो। फिर एक में लिखना था आपको 10,000 रुपए, ये सही वाला है और ये आप गलती कर रहे हैं, 100 वाला है, कि 5 जगह में 3,000, 5 जगह में 2,000 लिखा, 7 के जगह में 5 लिखा, कुल मिलाकर के 5 की कमी हो गई, लिखना था 10,000, आपने लिख दिया गलती से 15,000। अब ध्यान से देखो, इसको जोड़ो, 7 5 12 10 22, इधर जोड़ो 5 5 10 10 22, 22 सही होना चाहिए था, गलत में भी 22 हो गया, यानी कि आपने दो या दो से अधिक, टू मिस्टेक्स कैन बी कैंसल आउट, टू और मोर कर दो, दो या दो से अधिक गलतियां मिलकर गलती को ढांप दें, चोर चोर मोसेरे भाई, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये भी गलती था, ये भी गलती है, ये भी गलती है, लेकिन ओवरऑल गलती पता ही नहीं चल रहा है, सब में तो सेम ही हो गया। तो जब ऐसी कोई गलती हो, दिस इज कॉल्ड कंपनसेटिंग एरर, कंपनसेट हो गया, ठीक है ना। इसमें ऑफसेट एरर और डबल मिस्टेक एरर, ठीक है ना, दो तरह के पार्ट हमें देखने को मिल सकते हैं। अरे यार आज हो क्या रहा है इसको। ठीक है, अच्छा फिर आप आते हैं, अब गलती तो हो गई, तो गलती को सुधारना भी जरूरी है। गलती तो हो गई भाई, तो चलो गलती को सुधार किया जाए, ठीक है।
तो सुधार बेसिकली हम 3 स्टेजेस में कर सकते हैं। पहला, ट्रायल बैलेंस बनाने से पहले ही आपको गलती मिल गया तो ओरिजिनल एंट्री के माध्यम से आप इसका सुधार कर लीजिए। ट्रायल बैलेंस बनाने के बाद हमें पता चला है तो इसको आप सस्पेंस अकाउंट के माध्यम से कंपनसेट कर लीजिए। अब फाइनेंशियल ईयर बना लिया, अब उसके बाद बनाना है तो उसका सुधार अगले साल कीजिए। तो 3 तरह से सुधार होते हैं और तीनों के अपने अपने चरण होते हैं। ये तीनों ध्यान रखिएगा, तीनों एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट होता है। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट एग्जाम्स में आता है कि इससे ट्रायल बैलेंस में क्या इफेक्ट पड़ता है और क्या नहीं पड़ता है, तो ध्यान से देखो। देखो एरर ना, जब हम एरर की बात करते हैं तो एरर में ध्यान समझना है। जब हम एरर की बात करते हैं तो बेसिकली 2 तरह की एरर है। एक वन साइड एरर और एक टू साइड एरर। वन साइड एरर ये है जिसमें डेबिट और क्रेडिट ये दोनों इक्वल नहीं आएंगे, और टू साइड एरर वो एरर हो गए जिसमें डेबिट और क्रेडिट इक्वल आ जाते हैं। ठीक है ना, मतलब आपने दोनों तरफ गलती कर दी है, किसी एक तरफ गलती की है। तो ये वन साइड जो एरर होता है इसमें जो ट्रायल बैलेंस है हमारा, इस पर असर पड़ता है क्योंकि ये इक्वल नहीं है, और ट्रायल बैलेंस में कोई असर नहीं पड़ेगा क्योंकि ये इक्वल है। तो आपको एरर के माध्यम से ये समझना है, यहाँ डू नॉट इफेक्ट मतलब ट्रायल बैलेंस इक्वल है। डू नॉट इफेक्ट का मतलब ये समझो कि ये इक्वल को दिखा रहा है, अफेक्ट का मतलब समझो कि नॉट इफेक्ट इक्वल को दिखा रहा है। क्या इक्वल और नॉट इक्वल? डेबिट और क्रेडिट, डेबिट क्रेडिट इक्वल और नॉट इक्वल डिपेंड करेगा। ठीक है, तो एरर ऑफ ओमिशन, अगर कंप्लीटली ओमिशन है तो कोई असर नहीं पड़ेगा, लेकिन पार्टली है तो असर पड़ेगा, क्योंकि ये हो गया टू साइड एरर, टू साइड हो गया और ये वन साइड हो गया। ठीक है ना, समझ में आ गई बात? बस इतना आसान तरीका है। कमीशन की बात किया जाए, रॉन्ग अमाउंट अमाउंट इन अ रॉन्ग अकाउंट, ओनली एक अकाउंट में, केवल और केवल एक अकाउंट में आपने गलती किया है, अफेक्ट पड़ेगा। रॉन्ग अमाउंट लिखा है लेकिन बोथ साइड में लिख दिया, कोई असर नहीं पड़ेगा। ये भी वन साइड वाला है और ये भी टू साइड वाला है। रॉन्ग अकाउंट किया है लेकिन करेक्ट साइड किया है, रॉन्ग अकाउंट में किया है लेकिन साइड करेक्ट चूज किया है, अफेक्ट पड़ेगा। एंट्री ऑन द रॉन्ग साइड, यानी कि डेबिट और क्रेडिट में ही गड़बड़ा गए तो अफेक्ट नहीं पड़ेगा, कोई अफेक्ट नहीं, मतलब सॉरी ये अफेक्ट नहीं पड़ेगा, ये अफेक्ट पड़ेगा। कास्टिंग में आपने एरर कर दिया है, अफेक्ट पड़ेगा क्योंकि कम बेसी ज्यादा हो रही होना है। कास्टिंग ऑफ द एरर, अच्छा ये तो हो गया, ठीक है ना। फिर कैपिटल और जो रेवेन्यू था, यानी जो एरर ऑफ प्रिंसिपल है, इसमें आपने मिसक्लासिफिकेशन किया है, अफेक्ट पड़ना ही पड़ना है, मतलब सॉरी कोई अफेक्ट नहीं पड़ेगा क्योंकि एक साइड इक्वलिटी आ जाता है हमारा। पर्सनल वर्सेस रियल अकाउंट में इसमें भी गलती हुआ है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि ये सब चीजें ना बैलेंस शीट में चल जाती है, ये सब चीजें बैलेंस शीट में जाती है जो कि ट्रायल बैलेंस में बहुत कम असर दिखाती है। दैट्स व्हाई कंपनसेटिंग एरर, क्योंकि कंपनसेट कर ही दे रहा है, कंपनसेट कर देगा तो असर कैसे पड़ेगा, तो वो चीजें आ गई। तो यहाँ पर आपको ये देखना है कि इफेक्ट पड़ेगा या नहीं पड़ेगा। ठीक है, आई बात समझ में? ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखना इस चीज को। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा डेप्रिसिएशन। क्या होता है डेप्रिसिएशन? तो डेप्रिसिएशन इज द सिस्टमैटिक एलोकेशंस ऑफ द एसेट। अब हम कोई एसेट इस्तेमाल करते हैं तो जाहिर सी बात है, अब फॉर एग्जांपल मैंने एक गाड़ी ली, वो 10 साल चलेगा, तो क्या वो 10वें साल में, मान लो मैंने जो गाड़ी खरीदी वो 5 लाख की है, तो क्या वो 10वें साल में जाके लिखूंगा कि हाँ मुझे 5 लाख का नुकसान हो गया? ऐसा तो नहीं कर सकता हूँ, मैं पूरे 10 साल इस्तेमाल करूंगा, मैं पूरे हर साल का लिखूंगा। तो जो हमारी एसेट है उनको, उनके कॉस्ट को उनके लाइफ में डिस्ट्रीब्यूट कर देना, ठीक है, ही क्या कहलाता है? हमारा डेप्रिसिएशन कहलाता है। पर्पस क्या है इसको बनाने का? रिफ्लेक्ट द रिडक्शन, ठीक है, रिडक्शन इन द वैल्यूज ऑफ द एसेट्स ड्यू द वेयर टेयर और ऑब्सोलेंस और यूजेस, यानी कि उनके टूट फूट, अप्रचलन और उपयोग के माध्यम से जो कमी आती है उसको लिखना। दिस इज कॉल्ड डेप्रिसिएशन। ठीक है, इनके अलग अलग मेथड हैं। बेसिकली हमारे पास जो हम लोग काम का पढ़ना है
वो हम लोगों के पास आराम से करके समझते चलते हैं, ठीक है ना। सबसे पहला आता है स्ट्रेट लाइन मेथड, ठीक है। यहाँ देखो वही चीजें लिखी गई है जो आपने काम की है। डेप्रिसिएशन इज चार्ज इवेंटली एवरी ईयर, यानी कि डेप्रिसिएशन हर साल इसमें इक्वल चार्ज होता है। इसकी सबसे बड़ी खासियत ये है कि ये जो डेप्रिसिएशन है, ये जो डेप्रिसिएशन है, ये हमेशा कॉस्ट पे लेता है। किस पे लेता है? कॉस्ट पे लेता है। कॉस्ट पर लेने की वजह से, कॉस्ट पर लेने की वजह से जो डेप्रिसिएशन का अमाउंट है वो हर साल इक्वल होता है। हर साल इक्वल होता है, ठीक है ना, कोई भी कम या ज्यादा देखने को नहीं मिलता है। फिर आता है रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड, जिसे आरबीएम या फिर डब्ल्यू डीवी मेथड, यानी कि रिटन डाउन वैल्यू मेथड भी कहते हैं। इसकी खासियत ये होती है कि ये जो डेप्रिसिएशन है, ये हमेशा जो भी हमारा वैल्यूज होता है, जो भी हमारा सिंपल सी भाषा में बोलूं तो जो फाइनेंशियल वैल्यू होता है, उसके आधार पर ये डेप्रिसिएशन चार्ज करता है। इसे रिटर्न वैल्यू भी बोलते हैं हम लोग। क्या बोलते हैं? रिटर्न वैल्यू। या फिर आप सिंपल सी भाषा में बोल सकते हैं जो एसेट की बुक वैल्यू होती है उस पर ही ये डेप्रिसिएशन चार्ज करता है। जो बुक वैल्यू होती है, इसको आप बुक वैल्यू भी बोल सकते हैं, जो बुक वैल्यू होती है उस पर डेप्रिसिएशन चार्ज करता है। इसकी खासियत ये होती है कि जो डेप्रिसिएशन है वो फर्स्ट ईयर में सबसे ज्यादा होगी, सेकेंड ईयर में थोड़ा कम हो जाएगी, थर्ड ईयर में और कम हो जाएगा। मतलब सबसे ज्यादा यहां पर देखने को मिलेगा, उससे कम यहां पर आएगा, उससे कम यहां पर आएगा, उससे कम, ये कंटिन्यूअसली घटता चलेगा। दिस इज रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। इसकी एक खासियत ये होती है कि जो एसेट है, एसेट की वैल्यू जो होती है ना, वो कभी भी जीरो नहीं हो सकती है। कभी भी जीरो वैल्यू नहीं आ सकता है इसमें से, ध्यान रखना। नेवर बी अ जीरो, इसमें कभी भी जीरो वैल्यू नहीं देखने को मिलता है। इसकी सबसे बड़ी खासियत जो है वो यही है। फिर क्या है? यूनिट प्रोडक्शन मेथड। अब जैसा कि नाम ही है यूनिट्स, मतलब हमने जो मशीन खरीदी है, जो हमारे एसेट्स हैं, उससे हम कितना प्रोडक्शन कर सकते हैं। अब एक साल के दौरान मानो चलो हमने एक एसेट खरीदा 1 लाख रुपए का है और उससे 1 लाख यूनिट प्रोडक्शन होगा। मतलब ये कि पर यूनिट का कीमत 1 रुपया जो उस एसेट में हम इस्तेमाल करेंगे। तो मान के चलो पहले साल में हमने प्रोडक्शन कर लिया 10,000, तो डिप्रिसिएशन कितना हो जाएगा? क्योंकि 1 लाख का एसेट है, 1 लाख की प्रोडक्ट बनाएगा, तो पहले साल हमने 10,000 यूनिट बनाए, तो 10,000 डेप्रिसिएशन। दूसरे साल हमने 25,000 यूनिट बना लिए, तो दूसरे साल 25,000 का डेप्रिसिएशन। तो यहाँ पर डेप्रिसिएशन ऊपर नीचे हो सकता है, डिपेंड अपॉन यूजेस। जैसे इस्तेमाल करेंगे हम, उसके आधार पर हमारा डेप्रिसिएशन जाएगा। इसमें आवर बेस्ड भी हो सकता है और यूनिट प्रोडक्शन मेथड भी हो सकता है। दो तरीके होते हैं। जो मशीन आवर रेट है वो भी इसी के अंदर में आता है, जो यूनिट प्रोडक्शन मेथड है वो भी इसी के अंदर में आता है। दोनों इसी का हिस्सा होते हैं, ठीक है ना। इनके न्यूमेरिकल क्वेश्चन हम लोग एमसीक्यूज के माध्यम से कवर करेंगे, ठीक है। अभी फिलहाल में पूरा का पूरा थ्योरेटिकल सेशन है ये, तो प्रॉपर थ्योरी समझने की कोशिश करते हैं। सम ईयर ऑफ डिजिट मेथड, अब ये क्या बोलता है? ये बोलता है कि जो हमारी एसेट्स हैं, हम उनको नया में ज्यादा अच्छा यूज करते हैं, और जब वो पुराना होने लगता है धीरे धीरे कम उसके यूजेस होने लगते हैं। अब जाहिर सी बात है, जो पहले सालों में हम उसका ज्यादा यूज करेंगे तो डेप्रिसिएशन भी ज्यादा होगा, पीछे बीते सालों में जब हम उसका इस्तेमाल करेंगे तो कम इस्तेमाल होगा। तो ये क्या बोलता है कि हायर डेप्रिसिएशन चार्ज इन अर्ली ईयर, तो पहले सालों में ना ज्यादा चार्ज कर लेना चाहिए। तो भाई इसमें और इसमें क्या अंतर है? ये भी तो पहले ज्यादा बोलता है फिर कम बोलता है। हाँ, दोनों में यही नियम है, लेकिन ये जो चार्जेस है ना, सम ऑफ ईयर डिजिट मेथड, ये रेशियो के आधार पर लेता है। किस आधार पर? रेशियो। रेशियो का मतलब क्या हुआ आप समझते हैं? सम ईयर डिजिट मेथड क्या बोलता है, ध्यान समझिए। मान के चलो 5 साल हमारा मशीन को यूज करना है, तो ये 1 2 3 4 5, ठीक है ना। ये हो गया ईयर और ये हो गया रेशियो। रेशियो कैसे बनेगा? इसी को रेसिप्रोकल में लिख लो। 5 4 3 2 1, सबको जोड़ो, कितना हो जाएगा? 3 2 5 5 10 15।
भैया जो भी एसेट है पहले साल का डेप्रिसिएशन कितना हो जाएगा, 5/15। दूसरे साल का डेप्रिसिएशन कितना हो जाएगा, 4/15। तीसरे साल का 3/15। चौथे साल का 2/15 और पांचवें साल का 1/15। तो सिंपल, सबसे पहले तो ये रेशियो के आधार पर काम करता है, इसका काम रेशियो के आधार पर होता है। देन फिर डिप्लेशन। डिप्लेशन बेसिकली जो चीजें आप पृथ्वी से निकालते हो बाहर, पृथ्वी के सर्फ से बाहर निकालते हैं, जैसे कि ऑयल, कोल। तो अब कोई भी नीचे जो पृथ्वी के नीचे कोई भी चीज जो है वो एक लिमिट में है। अब मान लो कहीं पर मुझे ऑयल रिसोर्सेस मिल गया, अब पता चला कि भाई नीचे जो जो ऑयल है वो मान लेते हैं 1,000 टन मुझे मिलने वाला है। तो 1,000 टन की जो कीमत होगी और जितना मैं निकालूंगा, जितना मैं निकालूंगा उतना डेप्रिसिएशन हो जाएगा। सिंपल सा लॉजिक है, जितना आप निकालोगे उतना डेप्रिसिएशन, जो नहीं निकालोगे वो डेप्रिसिएशन नहीं आएगा। तो यूज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेस बेस्ड ऑन एक्सटेंशन, जितना आपने बाहर निकाला है उसके आधार पर ही ये डेप्रिसिएशन बनता है। ठीक है, फिर आता है रीवैल्यूएशन मेथड। रीवैल्यूएशन बेसिकली क्या है, पहले एसेट की वैल्यू क्या थी और आज की वैल्यू क्या है, दोनों को रीवैल्यू कर लो। पहले हमने एसेट को रीवैल्यू किया था 10,000 कीमत थी, आज हमने रीवैल्यू किया कीमत 5,000 हो गई। जो कमी आया वो कहाँ गया, डेप्रिसिएशन में। तो हर साल रीवैल्यूज किया जाएगा और जो कमी होगी वो डेप्रिसिएशन में चल जाएगा। दिस इज कॉल्ड रीवैल्यूएशन मेथड। आई बात समझ में? तो ये कुछ है नहीं, मेथड समझना है, एक बार समझ में आएगा तो आप इसके थ्योरीज बना पाओगे। और एग्जाम में आजकल ना थ्योरीज का वेटेज बहुत है, आजकल प्रैक्टिकल का वेटेज बहुत कम हो गया, तो आपको थ्योरीज पढ़ना सबसे जरूरी है। अब डेप्रिसिएशन की थ्योरीज बहुत आते हैं, प्रैक्टिकल आज घटा दिया गया है बहुत ज्यादा। जब हम डेप्रिसिएशन पढ़ते हैं तो एक वर्ड हमें बहुत अच्छे से मिलता है, वो है प्रोविजंस। प्रोविजन और रिजर्व, ये वर्ड हमें बहुत कॉमन सा देखने को मिलता है। होता क्या है प्रोविजन और रिजर्व, हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है ना। तो प्रोविजन क्या है, अमाउंट सेट असाइड फ्रॉम अ नोन लायबिलिटी और लॉसेस, यानी कि कोई ऐसा खर्चा जो आपको पता है कि भविष्य में होने वाला है, या कोई वैसी लायबिलिटीज जो आपके ऊपर आने वाली है, उसके लिए अगर आप पैसे जमा करते हैं। प्रोविजन और रिजर्व सिंपल सी भाषा समझिए, चुक्का है हमारे पास, चुक्का समझे बचपन में, गुल्लक, जिसमें हम पैसे जमा करते थे, जिसमें हम पैसे जमा करते हैं। तो दोनों सिमिलर ही हैं लेकिन दोनों के नेचर अलग है, दोनों के नेचर अलग अलग है। तो जहां आपको ये पता है कि आपको पता है कि आप किस पर्पस के लिए इसको जमा कर रहे हो गया प्रोविजन। जहां हमारे पास कोई पर्पस नहीं है और हम फाइनेंशियल स्ट्रेंथ के लिए अपने पास जमा कर रहे हैं, वो हो जाएगा रिजर्व। आज पता नहीं, आज सिस्टम भी साथ नहीं दे रहा लगता, आज कुछ ज्यादा ही डिस्टर्ब कर रहा है ये। अब क्लास के बाद ही ये ठीक हो पाएगा, बट खैर कोई नहीं, फिलहाल के लिए अटेम्प्ट करिए इसको, ठीक है ना। तो प्रोविजन क्या है, जहां पर हमें पता हो, और रिजर्व क्या है, जहां हमें नहीं पता है। तो ये एक्सपेक्टेड लॉसेस और एक्सपेक्टेड एक्सपेंसेस को कवर करने के लिए बनाया गया है, और ये फ्यूचर में अनसर्टेनिटीज को देखते हुए बनाया गया है। ठीक है ना। क्रिएशन ये कंपलसरी है बनाना, अगर आपको पता है, इवन नो प्रॉफिट, अगर प्रॉफिट नहीं भी है तो भी ये बनाना जरूरी है, क्योंकि फ्यूचर में होने वाले लॉसेस के लिए बन रहा है। और ये ऑप्शनल है, और जब प्रॉफिट होगा तब क्रिएट होगा, दोनों में अंतर समझ लो। तो प्रोविजन जो है वो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है, जो प्रोविजन है वो चार्ज है, और ये एप्रोप्रिएशन है। ये एप्रोप्रिएशन है। क्यों एप्रोप्रिएशन, क्योंकि ये केवल प्रॉफिट में काम करता है और ये नहीं प्रॉफिट होने पर भी काम करता है, इसलिए चार्ज है। ठीक है। अफेक्ट ऑन प्रॉफिट, ये कम कर देता है नेट प्रॉफिट को, क्योंकि ये बिफोर होता है, और इससे कोई असर नहीं पड़ता है क्योंकि ये आफ्टर होता है। दोनों में ये अंतर है। सो द फाइनेंशियल, अगर बात किया जाए
तो इसको लायबिलिटी साइड में दिखलाते हैं, इसको भी लायबिलिटी साइड में दिखलाते हैं, लेकिन ये सरप्लस प्रॉफिट के तौर पर काम करता है। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए प्रोविजन फॉर डाउटफुल, प्रोविजन फॉर टैक्सेस, इसके लिए जनरल रिजर्व, कैपिटल रिजर्व, रेवेन्यू रिजर्व, ये सब एग्जाम्पल के तौर पर आप इसमें ले सकते हैं। तो दोनों में बेसिक्स जो है वो है समझ का फर्क। ये प्रोविजन पता है किस लिए, ये अनसर्टेनिटी के लिए। ये प्रॉफिट और लॉस दोनों कंडीशन पर काम करेगा, ये सिर्फ प्रॉफिट पर काम करेगा। ये मोटा मोटी दो डिफरेंसेस है, समझ लीजिए। ठीक है, बिल्स ऑफ एक्सचेंज क्या होता है? बिल्स ऑफ एक्सचेंज समझते हैं ध्यान से। एक है मेरे पास सेलर और एक है मेरे पास बायर। सेलर ने कुछ गुड सेल किया, गुड सेल किया है ऑन क्रेडिट बेसिस पर, ठीक है ना। अब ये जब उधार में खरीद रहा है, सपोज इसकी वैल्यू मान लेते हैं 1 लाख रुपए, और जो पेमेंट का टाइम फ्रेम है इसने फिलहाल मांगा है, जो पेमेंट ये करेगा 3 महीने के बाद। तीन महीने के बाद ये पेमेंट करेगा। जब ये 3 महीने के बाद पेमेंट करेगा तो उसकी उस बीच में क्या हो रहा है कि एक बिल का प्रावधान किया जा रहा है कि भैया देखो क्यों ना क्यों एक बिल बना लिया जाए और बिल से काम कर लिया जाए, जिससे कि लिखित प्रूफ आ जाएगा। तो क्या करता है सेलर ना, एक बिल लिखता है जिसको हम लोग ड्राफ्ट का नाम देते हैं। ये बिल उठ करके जाता है हमारे बायर साहब के पास, ये जो ड्राफ्ट है, और इस ड्राफ्ट पर ये क्या करते हैं, साइन करते हैं। आफ्टर द साइन ये जो ड्राफ्ट था, ये ड्राफ्ट कन्वर्ट होकर के बन जाता है बिल, और वापस इस बिल को भेज दिया जाता है इस सेलर के पास। तो यहां पर ध्यान समझना है, इसने लिखा, उसको ड्राफ्ट बोला गया, ये बायर के पास गया, बायर ने उसमें जैसे ही अपना साइन दिया, ये साइन होते ही ये बिल में कन्वर्ट हो गया और वापस मिल गया सेलर को। अब सेलर 3 महीने के बाद इस बिल को लेकर के जाएगा और बदले में उनसे पैसा ले लेगा। ठीक है ना। अब सेलर के पास 2-3 यहां पर ऑप्शन है, या तो इस बिल को होल्ड करें, या तो बिल को इंडोर्स कर दे, या तो बिल को डिस्काउंट करवा ले। अब ये है क्या, समझते हैं सब चीजों को। बिल को होल्ड करने का मतलब ये हुआ सेलर के पास कि भैया बिल को रखे रहो, 3 महीने के बाद जाकर के बायर से पैसे लेना, काम खत्म। इंडोर्स करने का मतलब ये हुआ इसको भी किसी को पेमेंट करना था, सपोज इसको पेमेंट करना है मिस्टर डी को, तो ये बिल क्या करेगा, डी को दे दिया, बोला लो भाई पकड़ो बिल, ये बिल लो, ये बिल तुम ले लो, 1 लाख का बिल है, 3 महीने के बाद जाके इस बायर से पैसे ले लेना, मेरा भी झंझट छुट्टी, तुम भी झंझट फ्री। ठीक है, तो एक वो तरीका है। डिस्काउंट का तरीका ये है कि ये बिल को लेके बैंक के पास चला जाए और बैंक से बोले कि भैया एक काम करो, ये 1 लाख का बिल पकड़ो, 1 लाख का बिल पकड़ो, ठीक है ना, कितनी की बिल थी, 1 लाख की, ये बिल पकड़ो और मुझे फिलहाल कुछ पैसे दे दो। बैंक ने बोला ठीक है, हमें क्या फायदा होगा, तो बैंक ने क्या किया कि बोला देखो भैया तुम्हें 90,000 रुपए देंगे बिल का और 10,000 रुपए तुम्हारा चार्ज कट जाएगा। ये हो गया डिस्काउंटिंग चार्ज। ये हो गया डिस्काउंटिंग चार्ज, जो बैंक ने 10,000 रुपए काट लिया। अब ये तो सेलर के पॉइंट पे खत्म हो गया। अब 3 महीना बीत गया, अगर सेलर के पास बिल है, बिल लाए बायर से और पेमेंट लेके चल जाए, अगर इंडोर्स कर दिया है डी को तो डी बायर से पेमेंट ले और खत्म कर दे, बैंक को दिया है तो बैंक भी बायर के पास आया और लेके खत्म कर दे। ये एक केस बनता है कि भैया 3 महीने के बाद इसने पेमेंट दे दिया, लेकिन पेमेंट दे दिया तो अच्छी बात है, अगर पेमेंट नहीं दिया तो फिर से दो बात ऐसी रेड हो जाएगी। ठीक है ना, फिर से कुछ कहानियां क्रिएट होगी, क्या कहानी क्रिएट होगा वो सुन लो। अगर पेमेंट नहीं करता है बायर तो भैया जो सेलर है अगर वो अभी होल्ड किया हुआ है बिल को, तो वो क्या करेगा, इसके ऊपर में नया बिल लिख देगा और कुछ एक्स्ट्रा चार्ज जोड़ देगा जिसको इंटरेस्ट बोला जाएगा। अगर उसने इंडोर्स कर दिया है डी को, डी गया पेमेंट लेने, पेमेंट नहीं मिला, डी अपना वापस बिल सेलर को थमाएगा और सेलर से अपना पैसा ले लेगा।
और सेलर फिर से बिल लिखेगा, नया बिल बायर को, और पैसे चार्ज कर लेगा एक्स्ट्रा इंटरेस्ट के तौर पर। अगर बैंक को बिल दे दिया है तो बैंक जाएगा बिल पेमेंट लेने बायर से, नहीं मिला तो बैंक सेलर को बिल देगा, 1 लाख रुपया तो वसूल करेगा, साथ ही साथ में एक्स्ट्रा चार्ज भी लेगा जिसको बोलेंगे नोटिंग चार्ज। बैंक जो लिखता है एक्स्ट्रा चार्ज लेता है, अगर ये कैंसिल हो जाता है और बैंक अगर इसके बीच में इन्वॉल्व है तो फिर बैंक क्या करेगा, 1 लाख रुपया तो लेगा ही लेगा प्लस नोटिंग चार्ज लेगा। ठीक है, नोटिंग चार्जेस लेगा। किससे लेगा, फिलहाल सेलर से लेगा। सेलर क्या करेगा, बायर के ऊपर फिर से बिल लिखेगा, 1 लाख रुपया प्लस नोटिंग चार्ज दोनों जोड़ के लिखेगा, भैया फिर से पैसा दो। तो ये केसेस बन सकते हैं। आई बात समझ में? ये है बिल्स ऑफ एक्सचेंज का पूरा राम कहानी। ठीक है, तो बिल्स ऑफ एक्सचेंज इज अ रिटन, क्या क्या खासियत है, तो ये एक रिटन है, अनकंडीशनल है, ठीक है, और पे टू क्रिएट अ सम ऑफ डिमांड और एट अ फ्यूचर डेट, उसके लिए बनता है ये। ठीक है, ठीक है ना, ये चीज समझ में आ गया। दूसरी चीज क्या है, इन्वॉल्व 3 पार्टीज, इसमें इन जेन्युइन 3 पार्टीज को देखा गया है, मेकर जो बना रहा है, ड्रॉवी जो एक्सेप्ट कर रहा है, और पे जो रिसीव कर रहा है ना, बनाने वाली बिल लिखने वाला, बिल बनाने वाला और प्राप्त करने वाला। यहाँ पर इन तीनों कंडीशन में प्राप्त करने वाला सेलर भी हो सकता है, प्राप्त करने वाला डी भी हो सकता है, प्राप्त करने वाला बैंक भी हो सकता है। तो ये एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। अच्छा, ये एक चार्ट है जो ध्यान रख लो, ये एग्जाम में सबसे ज्यादा पूछे जाने वाले चार्टों का हेल्प है ये। बिल्स ऑफ एक्सचेंज में अगर ये चार्ट आपको याद है, 90% आपको सॉल्व हो जाएगा। यहाँ से 90% क्वेश्चन इसी से आएगा। ड्रॉवर कौन होता है, क्या समझो, जो गुड्स को बेचता है वो ड्रॉवर होता है, जो सेलर है वो ड्रॉवर है, जो लिखता है वो ड्रॉवर है, जो क्रेडिटर भी कहलाता है, और बिल रिसीवेबल, और ये ड्राफ्ट बनाता है, बिल नहीं बनाता है, और कैश प्राप्त करने वाला है, पे भी हो सकता है ये। ड्रॉवी कौन होता है दोस्त, जो परचेस करता है, जो बायर है, जो बिल पर साइन करता है, ये लिखता है, ये साइन करता है, ठीक है ना, ये डेटर्स हो सकता है, और ये बिल एक्सेप्टर होता है, ये ड्राफ्ट क्रिएटर होता है, और ये बिल क्रिएटर होता है या बिल एक्सेप्टर होता है, दोनों बोल सकते हो, और ये पेयर होता है, पे करेगा, सो बंदा है। तो ये चार्ट अपने दिमागों में, दिलो जहान में ना घुसा के रख लो, बहुत काम का है। ठीक है, बहुत बार पूछे जाते हैं। नोटिंग चार्ज कौन पे करेगा, उसमें कंफ्यूजन है। फिलहाल बैंक को ये पैसे वसूल करने हैं, बैंक वसूल किया सेलर से, सेलर ये फिलहाल फर्स्ट टाइम पर ये नोटिंग चार्ज जो है वो सेलर देता है। बाद में ये सेलर से वसूल, सेलर जो है वो नया बिल लिखेगा जिसमें 1 लाख रुपए जोड़ेगा, प्लस नोटिंग चार्ज जोड़ेगा, प्लस इंटरेस्ट जोड़ेगा। किसको लिखेगा, बायर को। तो नोटिंग चार्ज कौन दिया, फिलहाल के लिए सेलर दिया, बाद में बायर दे देगा, तो सेलर तो देगा ही देगा फिलहाल। ठीक है ना, तो आज की सेशन यहीं पर हमारी समाप्त हुई। आई होप सो। किसी को डाउट है तो अभी पूछ सकते हो आप लोग। तो आज के सेशन में हमने ये सब टॉपिक्स को कवर किए हैं भाई। मैंने कहा ही था लंबा सेशन हो सकता है, कोई बात नहीं है, लेकिन समझना जरूरी होता है, जब तक समझोगे तब तक मजा नहीं आएगा। किसी को कोई डाउट है जल्दी से पूछ लो अभी, इन सब टॉपिक्स में कोई डाउट है। हाँ, जो नॉमेरिकल वाले पार्ट है वो हम लोग एमसीक्यूज के माध्यम से कवर करेंगे फिर, ठीक है ना, क्योंकि वहां पर क्योंकि नॉमेरिकल समझाने के लिए अलग से प्रॉपर टाइमिंग चाहिए, ठीक है, इसलिए उसको हम लोग एमसीक्यूज के माध्यम से अच्छे से डिस्क्राइब करेंगे। नहीं है, चलो बहुत बढ़िया, चलो गुड गुड गुड। चलिए तो फिर मिलते हैं अगले सेशंस में, प्रॉपरली स्टडी कीजिए, सभी लोगों को राधे राधे।
वन लाइनर क्वेश्चन तो वन नंबर क्वेश्चन ही तो है यार, ये वन लाइनर क्वेश्चन में क्या आएगा, ये क्वेश्चन ही है, आंसर भी है। ठीक है, एक ही चीज है, वन लाइनर क्वेश्चन बोलो, आंसर बोलो, सॉल्यूशन बोलो। हम्म, ठीक है।